हेलो एवरीवन। नॉवेल शुरू करने से पहले मैं आपसे बस 2 मिनट लेना चाहूंगा। अगर आप सुनने के साथ साथ पढ़ना भी पसंद करते हैं तो ब्लू एफएम आपके लिए एक खास ई बुक लेकर आया है। अब आप माई किलर वाइफ को सिर्फ सुन ही नहीं बल्कि ई बुक फॉर्मेट में भी पढ़ सकते हैं। इसे पढ़ें और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर आपको और भी ई बुक्स चाहिए तो हमें जरूर बताएं। आगे और भी नई किताबें आने वाली हैं। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक ब्लू एफएम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे ब्लू एफएम के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लें। धन्यवाद। तुषार तुषार ने मुस्कुराते हुए कहा, वहां मौजूद हर कोई जानता है कि गुप्ता परिवार के पास बहुत पैसा है। हमारे लिए पैसे के साथ जुआ खेलना थोड़ा अश्लील होगा। अगर हम खेलना चाहते हैं तो चलो बड़ा खेलें। चलो लोगों के साथ जुआ खेलें। तुषार को ये कहते हुए सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग थोड़ा दंग रह गए। वे अक्सर इस रेसिंग गेम को खेलते हैं, लेकिन यह पहली बार है जब उन्हें आज की तरह दूसरों पर दांव लगाने की स्थिति का सामना करना पड़ा है। और दूसरी पार्टी गुप्ता परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। विवान, जो चुपचाप वहां खड़ा था, इस पल में थोड़ा भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। गंजे आदमी को घूर रहा था। उसके पीछे 5-6 छोटे भाइयों की शक्ल देखकर यह स्पष्ट था कि यह आदमी अच्छा इंसान नहीं था। अब तुम उस मूर्ख लड़की के साथ कारों से खेल रहे हो, और उसने ये भी कहा कि वह किसी पर जुआ खेलना चाहता था। विवान को थोड़ी चिंता हुई कि आयुषी को नुकसान होगा। किसने सोचा होगा कि आयुषी, जो बचपन से ही बिगड़ी हुई थी और हमेशा यही सोचती थी कि वह बॉस है, तुरंत सहमत हो जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाऊंगा। आप कैसे शर्त लगाना चाहते हैं? आयुषी ने गुस्से में तुषार से कहा। तुषार ने धूर्त मुस्कान के साथ कहा, माउंटेन का एक चक्कर लगाओ। अगर मैं हार गया तो मैं युवती को जो चाहे करने दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम्हें आज रात मेरे साथ चलना होगा। कमीने। अचानक तुषार के मुंह से निकले गंदे शब्दों को सुनकर आयुषी इतनी क्रोधित हो गई कि उसका चेहरा लाल हो गया और वह गालियां देने लगी। आयुषी के आसपास के दोस्त भी इस बारे में बात कर रहे थे। मिस, मेरी शर्त बहुत सरल है। अगर आप हिम्मत करेंगी तो हम साथ में दौड़ेंगे। अगर आप हिम्मत नहीं करेंगी तो मैं, तुषार, कुछ नहीं कह पाऊंगा। मैंने अभी जो कहा उसे बस फौट ही समझिए, ठीक है? उसने मुस्कुराते हुए कहा। इस आदमी के उग्र शब्दों को सुनकर आयुषी अचानक क्रोधित हो गई। ठीक है, मैं आपके साथ प्रतिस्पर्धा करूंगा। यदि तुम हार गए तो मैं स्वयं तुम्हारा एक हाथ काट दूंगा। आयुषी ने उग्रता से कहा। अच्छा, यहाँ उपस्थित हर कोई इस बात की गवाही दे सकता है कि अगर मैं आज हार गया तो मैं अपना हाथ मिस गुप्ता को दे दूंगा। लेकिन अगर मिस गुप्ता हार गई तो उन्हें आज रात मेरे साथ आना होगा। जैसे ही ध्वनि गूंजी, पहाड़ पर आधे रास्ते पर मौजूद लोग उत्साहित होने लगे। गुप्ता परिवार की सबसे बड़ी बेटी भूमिगत हताश रेसिंग गिरोह के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहती है। यह निश्चित रूप से देखने लायक है। सुहानी मूल रूप से आयुषी को मनाना चाहती थी, लेकिन अब आयुषी गुप्ता उसकी एक भी बात नहीं सुन सकती थी। और वहां विवान के बारे में क्या? वो पलकें झपकाए बिना आयुषी गुप्ता को देखने से खुद को रोक नहीं सका। आयुषी, क्या तुम सचमुच इन लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहती हो? सुहानी ने आयुषी गुप्ता से कहा। आयुषी ने हठपूर्वक कहा, ठीक है, अगर मैं आज अपना गुस्सा नहीं निकालूंगी तो मैं फट जाऊंगी। लेकिन सुहानी, चिंता मत करो, मेरे कौशल पर विश्वास करो। आयुषी, जो कार में बैठी थी, ने मुस्कुराते हुए सुहानी से कहा। और इस समय विवान कहाँ है? वह धीरे धीरे आयुषी की कार की ओर चला गया। जब वो उसके पास पहुंचा तो उसने जोर से दरवाजा खोला और यात्री सीट पर बैठ गया। आयुषी दंग रह गई और विवान की ओर देखने लगी। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? विवान ने हाथ बढ़ाया और कहा, आपकी रक्षा के लिए। तुम मेरी रक्षा करते हो? आयुषी हंसना चाहती थी। विवान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे से कहा, ये लोग बुरे इरादे से यहाँ आए हैं। जब आप बाद में गाड़ी चलाएंगे तो आपको सावधान रहना चाहिए। आयुषी ने सिर हिलाया। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं भी यह जानती हूँ। अच्छी बात है। वहां पर गंजा तुषार एक सिल्वर ग्रे रंग की संशोधित स्पोर्ट्स कार में आया था और उसे आयुषी की लोड्स कारों के बगल में पार्क किया था। खेल में 1 मिनट बाकी है। पहाड़ के आधे रास्ते से एक सेक्सी महिला की आवाज आई। इस समय सभी की निगाहें उनकी 2 कारों पर केंद्रित थीं। एक भव्य लाल लोड्स कार थी और दूसरी भूमिगत रेसर्स की सिल्वर ग्रे स्पोर्ट्स कार थी। मिस गुप्ता, आपके साथ एक छोटा सा अनुयायी है, तुषार ने अत्यधिक धूम्रपान के कारण अपने पीले दांत दिखाते हुए विवान से कहा। मैं तैयार हूं, क्या बात है? गंजे तुषार को अप्रसन्नता से घूरने के बाद आयुषी प्रतियोगिता की प्रतीक्षा करने लगी। आयुषी को हाई स्कूल के समय से ही कारों के साथ खेलना पसंद है और अब कई साल हो गए हैं।
आयुषी को पता नहीं था कि वह वुल्फ माउंटेन क्षेत्र में कितनी बार दौड़ चुकी है, इसलिए वो आज की दौड़ को लेकर आश्वस्त थी। अब वो चाहती थी कि वह जल्दी से यह चक्कर पूरा कर ले और फिर उस कमीने गंजे आदमी का हाथ काट दे। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह उससे ऐसे बुरे शब्द कहे? ये तो बस मौत की तलाश है। जैसे ही आयुषी और गंजे आदमी की कार स्टार्ट होने वाली थी, बीच में खड़ी एक आकर्षक लड़की नंबर गिनने लगी। 5, 4, 3, 2, 1 शुरू करना। जैसे ही आवाज गिरी, आयुषी की लोड्स कारें एक तेज तीर की तरह आगे बढ़ गईं। एक अन्य ग्रे स्पोर्ट्स कार भी उसके पीछे पीछे आई और पूरी गति से चलने लगी। वुल्फ माउंटेन की घुमावदार चढ़ाई वाली सड़क पर दो कारें क्रोधित बाघों की तरह तेजी से दौड़ रही थीं। आयुषी वाकई एक अच्छी ड्राइवर है। विवान को पहले इसका एहसास नहीं था, लेकिन इस बार वो वाकई प्रभावित हुआ। आयुषी ने एक्सीलेटर दबाया, गियर बदला और ब्रेक लगाया। सारी हरकतें लगभग एक ही बार में हो गईं और लोड्स कार को अपने मालिक की जीतने की मंशा समझ में आ गई और वह तेजी से दौड़ने लगी। पीछे की सिल्वर ग्रे स्पोर्ट्स कार आयुषी की कार का पीछा कर रही थी। कार में बैठे तुषार के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी और कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। तेज रफ्तार कार में बैठे हुए विवान को एक ऐसा रोमांच महसूस हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक हाथ से उसने कार के साइड को कसकर पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से सीट को मजबूती से पकड़ रखा था। वह रोमांचकारी तरीके से कार में बैठा हुआ था। चमकदार लाल रंग की लोड्स कार सबसे आगे चल रही थी और तेजी से आगे चल रही थी, जबकि गंजे आदमी की चांदी ग्रे रंग की स्पोर्ट्स कार उसके पीछे पीछे चल रही थी। इससे आयुषी, जो गाड़ी चला रही थी, को आश्चर्य हुआ कि आखिर वह गंजा आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा था। मैंने जोर से एक्सीलेटर दबाया और कार तेजी से आगे बढ़ गई। चूंकि यह पहाड़ी सड़क थी, इसलिए ये ड्राइविंग कौशल की परीक्षा थी। आयुषी के ड्राइविंग कौशल को वास्तव में अद्भुत कहा जा सकता है। विवान ने जब उसे देखा तो वह दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की ड्राइविंग में इतनी अच्छी होगी। जैसे ही आयुषी तेजी से गाड़ी चला रही थी, उसके पीछे खड़ी सिल्वर ग्रे स्पोर्ट्स कार ने धुआं छोड़ा और कार के पिछले हिस्से से काले धुएं का गुबार निकला। पूरी कार अचानक एक पल में ऊपर की ओर खींच गई और कार का भयंकर अगला हिस्सा तेजी से आगे की ओर भागा। आयुषी, जो आगे चल रही थी, ने तेजी से स्टीयरिंग व्हील घुमाया और एक्सीलेटर पर पैर रखा। तभी उसने पीछे से आती हुई सिल्वर ग्रे स्पोर्ट्स कार को देखा, लेकिन ये पीछे वाले स्टील के जानवर को नहीं रोक सका, जो वास्तव में सीधे आगे बढ़ गया और आयुषी की लोड्स कारों से आगे निकल गया। आयुषी ने जब देखा कि उसके सामने सिल्वर ग्रे स्पोर्ट्स कार उसे पीछे छोड़ रही है, तो वह निश्चित रूप से इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने जोर से एक्सीलेटर दबाया और कार फिर आगे बढ़ गई। सामने चांदी ग्रे रंग की स्पोर्ट्स कार में बैठे गंजे तुषार के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। देखो तुम मुझे कैसे हरा सकते हो। तुषार ने जानबूझकर अपनी कार का इस्तेमाल संकरी गली को रोकने और आयुषी की कार को आगे जाने से रोकने के लिए किया। नतीजतन आयुषी, जो दूसरों से पीछे थी, उदास हो गई। पहाड़ी सड़क पहले से ही बहुत संकरी थी और अगर रास्ता पूरी तरह से सामने वाली सिल्वर ग्रे स्पोर्ट्स कार द्वारा अवरुद्ध हो गया, अगर वे इसी तरह चलते रहे, तो वे निश्चित रूप से हार जाएंगे। मैं कैसे हार सकता हूं? क्रोधित आयुषी ने किसी भी बात की परवाह नहीं की और कार को आगे बढ़ाकर उसमें जोरदार टक्कर मार दी। लाल लोड्स कार ने सिल्वर ग्रे स्पोर्ट्स कार के पिछले हिस्से में जोरदार टक्कर मारी। टक्कर के बाद विवान सदमे में आ गया। लड़की, क्या तुम पागल हो? क्या तुम इस तरह अपनी जान जोखिम में डाल रही हो? आयुषी ने घूर कर देखा और कहा, बेशक, मैं उन जैसे युवाओं से कैसे हार सकती हूँ। ऐसा कहने के बाद उसने फिर से एक्सीलेटर दबाया और कार फिर से सिल्वर ग्रे स्पोर्ट्स कार के पीछे जा टकराए। तुषार, जो उस सिल्वर ग्रे स्पोर्ट्स कार में बैठा था जिसे टक्कर लगी थी, उसका चेहरा बेहद बदसूरत था। इस समय उसने अचानक स्टीयरिंग व्हील घुमाया और कार की गति, जो मूल रूप से तेज गति से चल रही थी, अचानक धीमी हो गई। और आयुषी की लोड्स कार के बारे में क्या? तो फिर उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ो। तुम छोटी कुतिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जैसे ही गंजे तुषार ने अपने ठंडे शब्द समाप्त किए, उसने अचानक स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया और पूरी चांदी ग्रे कार आयुषी की कार से टकरा गई। एक धमाके के साथ आयुषी ने लगभग स्टीयरिंग व्हील पर से नियंत्रण खो दिया था और कार लगभग चट्टान से नीचे गिर गई थी। यदि कार सचमुच इस घुमावदार पहाड़ी सड़क से नीचे गिर गई तो वह नष्ट हो जाएगी और लोग मर जाएंगे। आयुषी का चेहरा पीला पड़ गया और उसने फुफकारती आवाज के साथ ब्रेक पर पैर पटक दिया। लोड्स कार के टायर पहाड़ से रगड़ खाकर आवाज करने लगे और कार रुक गई। विवान को तभी राहत महसूस हुई जब उसने कार को रुकते देखा। वहां पर मौजूद गंजा तुषार भी इस समय कार से बाहर कूद गया था। वह चेहरे पर अहंकार भरे भाव के साथ आगे बढ़ा और इसी समय आयुषी भी कार से बाहर आ गई। मैंने हमेशा सोचा था कि मिस गुप्ता दूसरों से अलग हैं और उन्हें चालाकी करना पसंद नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस गुप्ता लोगों को धोखा देने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करना पसंद करेगी। तुषार आगे बढ़े और ठंडे स्वर में बोले,
आयुषी को अपने दिल में पता था कि इस बार वास्तव में गलती उसकी थी। मैं अभी सचमुच बहुत लापरवाह था। भले ही मैंने नियमों का उल्लंघन किया हो, तो क्या हुआ? आयुषी ने बेपरवाही से कहा। तुषार ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मिस आयुषी, क्या आप हार स्वीकार नहीं करना चाहती? मैं हार क्यों मानूं? मैंने तो अभी दौड़ पूरी भी नहीं की है, आयुषी ने बेवजह कहा। तुषार की आंखें अचानक कुरूप हो गईं। मिस गुप्ता, आपका क्या मतलब है कि आप कभी भी यह स्वीकार नहीं करेगी कि आज क्या हुआ, भले ही आपको पीट पीट कर मार दिया जाए? बकवास, मैं हारा नहीं। मैं क्यों कहूं कि मैं हारा? क्या मैंने अभी कुछ बार आपकी कार को टक्कर नहीं मारी? क्या यह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है कि मैं आपको इसकी मरम्मत के लिए पैसे दे दूं? आयुषी ने कहा। आयुषी की बातें सुनकर तुषार को अपमानित महसूस हुआ। विवान, चलो चलें, हम उसके जैसे लोगों से परेशान नहीं होना चाहते। आयुषी के ऐसा कहने के बाद तुषार इतनी आसानी से आयुषी को कैसे जाने दे सकता था? वो तुरंत बाहर निकला और अपने चेहरे पर एक क्रूर भाव के साथ बोला, मिस गुप्ता, आपका इस तरह से चले जाना अच्छा विचार नहीं है। आयुषी दंग रह गई, उसे घूर कर देखा और बोली, तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? विवान भी गंजे आदमी को देख रहा था। मुझे क्या चाहिए? बेशक, वही पुराने नियम। तुम होटल में जाओ और आज रात मेरे साथ रहो, तुषार ने अचानक एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा। पूह, तुम गुंडे हो, आयुषी ने लाल चेहरे के साथ शाप दिया। तुषार का असली स्वभाव अचानक सामने आ गया। हाँ, मैं एक गैंगस्टर हूं। यह अफसोस की बात है कि आपको, मिस गुप्ता, अभी पता चला। दूसरे लोग आपके गुप्ता परिवार से डरते हैं, लेकिन मैं, तुषार, नहीं। वे आपको छूने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन मैं आपको छूने की हिम्मत करता हूं। तुम्हें आज रात मेरे साथ चलना होगा और अच्छी रात बितानी होगी। अगर मुझे मजा आएगा तो शायद मैं तुम्हें जाने दूं, अगर नहीं तो मैं अपने भाइयों को तुम्हारे साथ बारी बारी से सेक्स करने दूंगी। जब इस आदमी के मुंह से ऐसे घृणित शब्द निकले तो आयुषी इतनी क्रोधित हुई कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। एक गुंडे युवक ने उसके सामने ऐसे अश्लील शब्द कहने की हिम्मत कब की? तुम जानवर हो, सूअरों और कुत्तों से भी बदतर, आयुषी ने गुस्से से शाप दिया। विवान, जो आयुषी के बगल में खड़ा था, गंजे तुषार को घूरने से खुद को रोक नहीं सका। अरे, क्या तुम अभी भी एक आदमी हो? तुम ऐसी अश्लील बातें क्यों कह रहे हो? विवान ऊपर गया और तुषार पर चिल्लाया। दूसरी तरफ तुषार को आयुषी के बगल में इस छोटे से अनुयायी की परवाह नहीं थी। जब उसने विवान की आवाज सुनी तो उसने अपनी त्रिकोणीय आंखें घुमा लीं। बच्चे, तुम अपने आप को क्या समझते हो? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो अभी यहां से चले जाओ। जैसे ही तुषार ने बात की, उसने अपनी बाहों से एक तेज खंजर निकाल लिया। आयुषी थोड़ा डर गई जब उसने देखा कि तुषार ने अचानक अपना हथियार निकाल लिया। इस उजाड़ पहाड़ में वुल्फ माउंटेन के आधे रास्ते पर एक व्यक्ति था। अगर सचमुच इस गंजे आदमी ने मुझ पर हमला किया तो परिणाम भयानक होंगे। लेकिन विवान कहाँ है? उसने अपने हाथ छाती के सामने रखे और शांति से कहा, अगर मैं नहीं जाऊं तो क्या होगा? जब से उसके शरीर में अजीबोगरीब बदलाव होने लगे हैं, विवान हमेशा से ये कोशिश करना चाहता था कि वह क्या बन गया है। सच कहें तो विवान हमेशा से अपने पेट में फंसी ऊर्जा को नियंत्रित करना चाहता था। उसे अभी भी याद है कि पिछली बार जब वह 1 दर्जन गुंडों से लड़ रहा था, तब उसने अपनी ऊर्जा को नियंत्रित किया था, लेकिन क्या वो अब इसे नियंत्रित कर सकता था? विवान एक प्रयोग करना चाहते थे, यही है ना? जब तुषार ने सुना कि विवान नहीं जा रहा है, तो वह खुद को ठंडे स्वर में कहने से नहीं रोक सका, तो मैं पहले तुम्हें गिरा दूंगा। ये कहकर उसने अपने हाथ में लिए खंजर से विवान पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। विवान ने चाकू से बचने के लिए सहज रूप से एक कदम पीछे ले लिया। तुषार ने अपना हाथ उठाया और फिर से वार किया। विवान ने इस बार कोई कदम नहीं उठाया। उसने अपने बाएं पैर से एक अजीब कदम उठाया और अपना सिर सिकोड़ लिया। अपने दाहिने हाथ से उसने अपने पेट में ऊर्जा एकत्र की और अचानक बदसूरत मुद्रा में तुषार पर हमला कर दिया। हालांकि यह क्रिया अत्यंत भयानक थी, लेकिन इसकी शक्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। ऊर्जा से भरी मुट्ठी ने तुषार के शरीर पर प्रहार किया। तुषार अचानक चिल्लाया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह अविश्वसनीय लग रहा था। वो जोर से जमीन पर गिर गया और उसके हाथ में खंजर एक खनक के साथ जमीन पर गिर गया। तुषार दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि इस आदमी ने एक ही मुक्का मारकर उसकी जान ले ली। दूसरी ओर आयुषी खुशी से दौड़ी, आगे बढ़ी और विवान को खींच लिया, जो वहां हतप्रभ खड़ा था, अपनी उदास आंखें झपका रहा था और उसकी बाहों को देख रहा था। वाह, क्या तुम लड़ने में असमर्थ नहीं थे? तुम अचानक फिर से कैसे लड़ सकते हो? आयुषी ने विवान को उत्सुकता से देखा। उसे अभी भी याद है कि पिछली बार जब उसने अनिकेत के साथ लड़ाई की थी, तो विवान अनिकेत का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पाया था। उसे अनिकेत ने लगातार 3 बार नीचे गिराया था, लेकिन अब वो अचानक फिर से लड़ने में सक्षम हो गया है। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? विवान भी पूरी तरह से चौंक गया था। पहली बार जब उसने अपने पेट में क्यूई को नियंत्रित किया, तो विवान को बहुत सहज महसूस हुआ।
खासकर जब भयंकर क्यूई उसकी मुट्ठी से बाहर निकली तो विवान को बहुत खुशी हुई। विवान और आयुषी दोनों बेहद सदमे में थे। कार में सवार हो गए। उन्होंने तुषार को अनदेखा कर दिया जो जमीन पर पड़ा था और चिल्ला रहा था, और जल्दी से चले गए। यात्रा के आधे रास्ते में आयुषी ने वुल्फ माउंटेन में मौजूद सुहानी को फोन किया और बताया कि वो वुल्फ माउंटेन से निकल चुकी है। सुहानी, जो आयुषी के बारे में थोड़ा चिंतित था, जब उसने सुना कि आयुषी और अन्य लोग पहले ही छोड़ चुके हैं तो उसे राहत मिली। लेकिन भूमिगत रेसर्स का गिरोह पूरी तरह से उदास था। उनका भाई तुषार दूसरों के साथ रेस कर रहा था, तो वो अभी तक क्यों नहीं आया? जब वो वापस आया तो विवान मुश्किल से एक शब्द बोल रहा था और हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। आयुषी को तब निराशा हुई जब उसने विवान को मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए देखा। क्या इस आदमी में कुछ गड़बड़ है जो हर समय मुस्कुराता रहता है? वह कैसे जान सकती थी कि विवान के भविष्य पर इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जबकि वह अपने पेट की ऊर्जा को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम था। विवान को अब अचानक एहसास हुआ कि वह टूटी हुई किताब कितनी जादुई किताब थी जिस पर वह छात्रावास में अपना सिर टिकाए बैठा था। आपको पता होना चाहिए कि विवान ने पिछले आधे महीने में केवल 3 पृष्ठ पढ़े थे, और वे पहले खंड के 3 पृष्ठ थे। सच कहूं तो विवान को किताब पर लिखे शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। जब भी उसकी नज़र फटी हुई किताब पर पड़ती तो उस पर लिखे अजीबोगरीब टेडपोल अक्षर उसके शरीर में बहने लगते, मानो वो खुद को रोक नहीं पा रहा हो। विवान को ऐसा क्यों लगा कि उसने पहले 3 पृष्ठ पढ़ लिए हैं? क्योंकि जब विवान प्रत्येक पृष्ठ को पढ़ना समाप्त कर लेता तो जब विवान पुनः पीछे मुड़कर देखता तो उस पर मौजूद टेडपोल अब उसके शरीर में तैरते नहीं थे, बल्कि मृत हो जाते थे और पहले जैसे ही टेडपोल पात्रों में बदल जाते थे। विवान अब आधे महीने से ज्यादा पढ़ने में बिता चुका है और उसने सिर्फ पहले 3 पन्ने ही पढ़े हैं। हालांकि उसके पेट में कुछ ऊर्जा जमा हो गई है, फिर भी वह हैरान है। उस टूटी हुई किताब के पहले खंड में टेडपोल के किरदार क्यों हैं, और दूसरे खंड में भी, लेकिन तीसरा खंड खाली क्यों है? यदि यह पहला खंड ची के अभ्यास के बारे में है तो दूसरा और तीसरा खंड किस लिए है? विवान को अब भी यह समझ में नहीं आता है, और निश्चित रूप से वो स्वयं भी इसे नहीं समझ सकता है। कार में बैठकर विवान और आयुषी जल्द ही गुप्ता के उद्यम के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। संयोगवश यह वो समय था जब गुप्ता के कर्मचारी काम से छुट्टी ले रहे थे। जब आयुषी ने विवान को उस खूबसूरत लोट्स कार में कंपनी के निचले हिस्से में ले जाया जिसका अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त था, तो हंगामा मच गया। गुप्ता एंटरप्राइज के सभी कर्मचारी दंग रह गए। कौन सोच सकता था कि गुप्ता ग्रुप की सबसे बड़ी बेटी खुद अपनी स्पोर्ट्स कार चलाकर कंपनी से एक छोटे सुरक्षा गार्ड को वापस लाएगी। कितने लोग ईर्ष्या करते हैं, कितने लोग ईर्ष्यालु हैं। अभी भी वहां बहुत से लोग मौज मस्ती देखने के इरादे से मौजूद हैं। आयुषी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि गुप्ता के कर्मचारी उसे किस नज़र से देखते हैं। विवान के कार से उतरने के बाद आयुषी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम कड़ी मेहनत करो, मैं अब जा रही हूं। ये कहने के बाद वह लोट्स कार में बैठ गया, एक्सीलेटर दबाया और कार गुनगुनाती हुई दूर चली गई। विवान, जिसे हर कोई ईर्ष्या और प्रशंसा करता था, इन लोगों का सामना करने के लिए यहां अकेला रह गया था। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि यह सुरक्षा गार्ड वास्तव में एक सुनहरा फीनिक्स है। क्या आपको लगता है कि मैं दूसरों की तरह भाग्यशाली नहीं हूं? मैं वास्तव में कंपनी की सबसे बड़ी बेटी के साथ संबंध बनाने में कामयाब रहा। क्या कमाल की प्रतिभा है, सूट और टाई पहने पुरुषों ने गुस्से से कहा। सभी महिलाएं उपहास उड़ा रही थीं और हंस रही थीं। मैंने सोचा था कि यह युवती बहुत अलग है, लेकिन पता चला कि उसे सुरक्षा गार्ड की भूमिका पसंद है। हाँ, ये सचमुच अजीब है। अफसोस, बड़ी महिला के विचार हमेशा हम जैसे आम लोगों की समझ से परे होते हैं। इन लोगों की बातें सुनकर विवान ने असहायता से अपना सिर हिलाया और अकेले ही छात्रावास की ओर चल दिया। उसे इस बात की परवाह नहीं है कि ये लोग क्या कहते हैं, नहीं उसे इस बात की परवाह है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो बस एक साफ विवेक रखना चाहता है। आखिर उसने उस लड़की से वादा तो कर ही लिया था कि वह उसका बॉयफ्रेंड बनकर रहेगा, इसलिए उसे बस सहना ही था। लेकिन विवान को समझ में नहीं आ रहा था कि यह लड़की इतनी पागल क्यों थी और वह क्यों चाहती थी कि वह उसका बॉयफ्रेंड बनकर रहे। क्या आप बीमार हैं, या फिर कुछ और चल रहा है? जब वे छात्रावास में लौटे तो कमरे में अमित की आंखें विवान को देखते ही अजीब तरह से बदल गईं। हालांकि अंकित ने इसे बहुत ज्यादा नहीं दिखाया, लेकिन उसके शब्दों और जिस तरह से उसने विवान को देखा, उससे विवान को अजीब लगा। विवान, जो 2 घंटे से छात्रावास में रह रहा था, अब निराशाजनक माहौल बर्दाश्त नहीं कर सका और छोटे लोहे के बिस्तर से उठ बैठा। भाई अंकित, अमित, तुम दोनों को क्या हो गया है? मुझे बताओ क्या हो रहा है। अंकित ने अजीब तरह से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। अमित ने अपना सिर भी नहीं घुमाया, छोटे लोहे के बिस्तर पर पलट गया और कहा, कहने को क्या है? अब आप कंपनी में एक सेलिब्रिटी बन गए हैं, यहां तक कि सबसे बड़ी बेटी भी आपको खुद लेने और छोड़ने आए। कितना बढ़िया।
हम तो बस छोटे मोटे सुरक्षा गार्ड हैं, हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते। अमित को ये शब्द कहते हुए सुनकर विवान असहाय होकर मुस्कुराया। वह जानता था कि ये लोग उससे ईर्ष्या करते हैं, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह धीरे से बिस्तर पर बैठ गया, ज्यादा सोचने की कोशिश नहीं की, फिर धीरे से तकिए के नीचे रखी टूटी हुई किताब निकाली और उसे ध्यान से पढ़ने लगा। गुप्ता परिवार की हवेली मुंबई के वाणिज्यिक केंद्र के सबसे समृद्ध क्षेत्र में स्थित है। वहाँ एक विला क्षेत्र है जिसे सेलिब्रिटी मैंशंस कहा जाता है, और गुप्ता परिवार का भवन वहीं बना। विला में इस समय गुप्ता का चेहरा गंभीर और चिंता से भरा हुआ था, जैसे कि कुछ बड़ा हुआ हो। उनके बगल में उनका निजी अंगरक्षक अनिकेत खड़ा था। अनिकेत सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहने हुए बिना ज्यादा कुछ कहे सोहन गुप्ता के पास चुपचाप खड़ा रहा। ये कैसे संभव है? क्या वे लोग अफवाहें फैला रहे हैं? सोहन गुप्ता ने अचानक कहा। उसकी आवाज में संदेह का भाव था और उसने अपनी आंखें झपकाईं और बगल में खड़े अनिकेत की ओर देखा। अनिकेत ने एक पल के लिए रुककर तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने मन में इसके बारे में सोचा और फिर धीरे से कहा, मिस्टर गुप्ता, मुझे भी लगता है कि यह असंभव है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि युवती कभी कभी शरारती, स्वेच्छाचारी और विद्रोही होती है, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं करेगी। सुरक्षा गार्ड की तरह आंख मूंदकर ऐसा करना तो दूर की बात है। इसके अलावा जहां तक मुझे पता है, उस अजनबी ने युवती के साथ केवल 1 या 2 दिन ही बिताए थे। मुझे लगता है कि ऐसा होना असंभव है। आखिर सोहन गुप्ता इतना चिंतित क्यों था? पता चला कि सोहन गुप्ता को सुबह सुबह कंपनी के उपाध्यक्ष का फोन आया, जिसमें कहा गया कि गुप्ता परिवार की सबसे बड़ी बेटी एक सुरक्षा गार्ड के साथ डेटिंग कर रही है, और यह खुले में डेट थी। विशेषकर सबसे बुजुर्ग महिला सुरक्षा गार्ड को लेने के लिए स्वयं कार चलाकर गई। जब सोहन गुप्ता ने अचानक ये अफवाहें सुनी, तो पहले तो वह हास्यास्पद रूप से हंसा, लेकिन फिर उसका चेहरा बदसूरत हो गया और उसने गुस्से से पूछा, इन अफवाहों को किसने फैलाया? वहां के उपाध्यक्ष ने तुरंत कहा, अब पूरे गुप्ता ग्रुप के सभी कर्मचारी यह खबर फैला रहे हैं, और उन्होंने अपनी आंखों से भी देखा कि मिस गुप्ता ने व्यक्तिगत रूप से एक सुरक्षा गार्ड को घर वापस पहुंचाया, जो अभी अभी कंपनी में आया था। उपराष्ट्रपति की बात सुनकर सोहन गुप्ता को आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी। फोन को जोर से रखते हुए सोहन गुप्ता ने जल्दी से अनिकेत को ढूंढा और उससे पूरी स्थिति के बारे में पूछा। दुर्भाग्य से अनिकेत को सबसे बड़ी महिला के मामलों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। देखो, सोहन गुप्ता अभी भी बदसूरत चेहरे के साथ वहीं निश्चल बैठा है। मुझे भी लगता है कि यह असंभव है। क्या मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से नहीं जानता? चाहे वह कितनी भी पागल क्यों न हो, वह अपने लिए कोई प्रेमी कैसे ढूंढ सकती है? मेरी बेटी सोहन गुप्ता एक सुरक्षा गार्ड को अपना प्रेमी बनाने जा रही है? अगर यह बात बाहर आ गई तो मैं अपना मुंह कहाँ रखूंगा? अनिकेत वहीं खड़ा रहा और बोला, मुझे लगता है कि यह कंपनी में लोगों की गपशप के कारण हो सकता है। खैर, इसकी बहुत संभावना है, सोहन गुप्ता ने हल्के से कहा। कोई बात नहीं, हमें ये निराधार अफवाहें फैलाना बंद कर देना चाहिए। अनिकेत, तुम्हें अभी कंपनी में जाना चाहिए और सभी को चेतावनी देनी चाहिए कि कोई भी अब ऐसी अफवाहें न फैलाए। अगर मैं किसी को ऐसा करते हुए पकड़ता हूं, तो मैं उसे तुरंत नौकरी से निकाल दूंगा, सोहन गुप्ता ने कहा। वह ऐसी अफवाहों को और अधिक फैलने नहीं दे सकते थे। अपनी कंपनी में खबर फैलाना ठीक है, लेकिन अगर यह बात मुंबई के एक अन्य बड़े परिवार, वम परिवार तक पहुंच गई, तो यह वास्तव में परेशानी वाली बात होगी। आपको ये जानना होगा कि गुप्ता परिवार की सबसे बड़ी बेटी की सगाई उसके जन्म से पहले ही वम परिवार के सबसे बड़े बेटे से तय कर दी गई थी। अब अफवाह है कि गुप्ता परिवार की सबसे बड़ी बेटी एक सुरक्षा गार्ड को डेट कर रही है। अगर यह बात वम परिवार तक पहुंच गई, तो यह मामला कैसे खत्म होगा? इसीलिए सोहन गुप्ता ने ऐसी अफवाहों को रोकने के लिए जल्दबाजी की। चाहे ये अफवाहें सच हों या झूठ, उनका उस पर बुरा असर पड़ेगा, खासकर वम परिवार पर। सोहन गुप्ता ने अनिकेत को निर्देश दिए। अनिकेत तुरंत कंपनी में पहुंचा। और आयुषी के बारे में क्या? इसी समय आगे से थोड़ा क्षतिग्रस्त लोड्स कारें भी विला में वापस आ गईं। जैसे ही आयुषी पार्किंग स्थल पर पहुंची और कार पार्क की, उसने ऊपर देखा और अपने पिता को देखा। पिताजी! आयुषी खुशी से चिल्लाई। सोहन गुप्ता ने भी चेहरे पर मुस्कान के साथ अपनी बेटी की ओर देखा। आयुषी, एक पल के लिए यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। आयुषी भी पीछे पीछे आकर सोहन गुप्ता के पास बैठ गई। उसने अपने पतले हाथ से अपने पिता की बांह पकड़ी और छोटी बच्ची की तरह प्यार से बोली, पिताजी, क्या बात है? सोहन गुप्ता ने धीरे से आह भरी, अपनी बेटी का हाथ लिया और पूछा, आयुषी, क्या तुम पिछले 2 दिनों से कंपनी में अक्सर जा रही हो? हाँ, आयुषी ने मुस्कुराते हुए कहा। सोहन गुप्ता ने पूछना जारी रखा, क्या ये सब उस नए सुरक्षा गार्ड की वजह से है? हाँ पिताजी, क्या बात है? सोहन गुप्ता ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और उसकी गहरी आंखों में चिंता की एक झलक थी। क्या इसलिए कि पिछली बार जब आप उससे मिलने गए थे तो उसने आपकी मदद करने की पूरी कोशिश की थी? या फिर इसका कोई और कारण है?
जब आयुषी ने अपने पिता को ये पूछते सुना तो वो थोड़ा हैरान रह गई। पिताजी, आप अचानक ये क्यों पूछ रहे हैं? सोहन गुप्ता ने तुरंत हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैंने तो बस ये पूछा था कि मैं कब खाली था। आयुषी ने कहा, वास्तव में ये कुछ भी नहीं है। पिछली बार मुझे उस पर तरस आ गया था, लेकिन वो बदमाश वाकई मजाकिया है। अगर आज वह न होता तो मुझे लगता है कि आपकी बेटी और मैं मुसीबत में पड़ जाते। सोहन गुप्ता का चेहरा बदल गया। आज क्या हुआ? इसके बाद आयुषी ने गैंगस्टर तुषार के बारे में पूरी कहानी बताई, जिससे उसकी मुलाकात आज माउंटेन में हुई थी। आयुषी को ये कहते हुए सुनकर सोहन गुप्ता गंभीर हो गया। उस कमीने को पकड़ा ही न जाए। अगर मैं उसे पकड़ लूंगा तो मैं उसे जिंदा ही दफन कर दूंगा। आयुषी ने हंसते हुए कहा, पिताजी, उस छोटे से बदमाश पर नाराज मत होइए। इस समाज में सभी प्रकार के बुरे लोग हैं। सोहन गुप्ता ने अपना सिर घुमाया और अपनी बेटी की ओर देखा और कहा, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी बेटी उस सुरक्षा गार्ड का एक और एहसान मानती है? उस देश के गंवार पर किसका एहसान है? क्या उसे मेरी रक्षा नहीं करनी चाहिए? आयुषी ने खुशी से कहा। सोहन गुप्ता हंसा। आयुषी, सुनो पिताजी क्या कहते हैं। सुरक्षा गार्ड के इतने करीब न जाना ही सबसे अच्छा है, क्योंकि वहां बहुत से लोग हैं और बहुत सी गपशप होती है। तुम ये भी जानती हो कि पिताजी की कंपनी में कितने कर्मचारी हैं? हजारों कर्मचारी। अगर वे मेरी बेटी सोहन गुप्ता को कंपनी में एक सुरक्षा गार्ड के साथ घूमते हुए देखते हैं और यह बात बाहर आ जाती है तो मैं अपना चेहरा कहाँ रखूंगा? सोहन गुप्ता, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? कोई बात नहीं, भले ही तुम पिताजी के बारे में सोच रही हो, तुम्हें जितना संभव हो सके उस सुरक्षा गार्ड को देखने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। जब आयुषी ने सोहन गुप्ता को ये कहते सुना तो उसे लगा कि सोहन गुप्ता ने जो कहा उसमें कुछ गड़बड़ है। पिताजी, आपका क्या मतलब है? पिताजी, मेरा कोई मतलब नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि आप एक लड़की हैं और लोगों की बातें डरावनी होती हैं। कभी कभी जब आप ध्यान नहीं दे रही होती हैं तो लोग आपके बारे में बुरी बातें कहते हैं। ये तो छोड़िए कि आप मेरी बेटी हैं। सोहन गुप्ता ने कहा। आयुषी ने अपनी भौहें उठाईं। मुझे उन बेकार लोगों की परवाह नहीं है जो बकवास करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड को क्या हो गया है? क्या सिक्योरिटी गार्ड भी इंसान नहीं होते? क्या उनका मतलब है कि वे दूसरों से कमतर हैं? मुझे लगता है कि विवान एक बहुत अच्छा इंसान है, आयुषी ने कहा। सोहन गुप्ता ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आयुषी, क्या तुम इस मामले में मेरी बात भी नहीं सुनती? आयुषी ने जल्दी से अपने पिता की बाह को गले लगाया और प्यार से कहा, ठीक है पिताजी, आप पूरे दिन काम में इतने व्यस्त रहते हैं। मेरे मामलों की चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी, चिंता मत करो। ये कहने के बाद उसने सोहन गुप्ता को गले लगाया और अपने चेरी जैसे होठों से उसके माथे को धीरे से चूमा, फिर मुस्कुराती हुई अपने बेडरूम की ओर भाग गई। सोहन गुप्ता, जो उसके सामने रह गया था, ने असहायता से अपना सिर हिलाया। क्या सोहन गुप्ता सचमुच अपनी बेटी पर बहुत ज्यादा लाड़ करता है? शायद उसे ये भी पता नहीं है। मुंबई शहर में यदि गुप्ता परिवार को धनी माना जाता है तो वम परिवार को भी धनी व्यवसायी कहा जा सकता है। कोई रास्ता नहीं है। वम परिवार की मुंबई शहर में बहुत पहले से गहरी जड़ें हैं। इसके अलावा वर्मा परिवार का बूढ़ा आदमी एक वरिष्ठ नेता है। मुंबई शहर में जो कोई भी प्रमुख व्यक्ति है वो वम परिवार को सम्मान देगा। वम परिवार के पास मुंबई शहर में अचल संपत्ति है, साथ ही कपास कताई उद्योग और कई अन्य क्षेत्रों में भी निवेश है। वम परिवार धनी और शक्तिशाली है, लेकिन उनके पास ज्यादा लोग नहीं हैं। वम परिवार में 3 पीढ़ियों से केवल एक ही बेटा है, जिसे अफसोस की बात कहा जा सकता है, इसलिए वम परिवार प्रत्येक पीढ़ी पर विशेष ध्यान देता है। वम परिवार का बूढ़ा व्यक्ति लंबे समय से एकांत में रह रहा है और अपना बुढ़ापा शांति से बिता रहा है। वम परिवार का वर्तमान मुखिया बूढ़े व्यक्ति का बेटा है, जिसका नाम भावेश वम है। भावेश वम को दृढ़ इच्छाशक्ति वाला व्यक्ति माना जा सकता है। कोई नहीं जानता कि क्या यह इसलिए है क्योंकि उन्हें अपने दादा का स्वभाव विरासत में मिला था, जो शवों के ढेर से रेंग कर बाहर निकले थे, या खूनी युग के प्रभाव के कारण, लेकिन एक शब्द में, भावेश वम एक आदमी है। एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है वो सच कहता है और अपने शब्दों पर कभी पछताता नहीं। वम परिवार की कंपनियों और उद्यमों को इतने वर्षों तक चलाने के बाद, चाहे वह व्यापारिक दुनिया में हो या मुंबई शहर में स्थिति के संदर्भ में, लोग जब भी भावेश वम के बारे में बात करते हैं तो उन्हें अंगूठा दिखाना पड़ता है। मुंबई शहर में भावेश वम का सबसे अच्छा व्यापारिक साझेदार और सबसे अच्छा दोस्त सोहन गुप्ता है। वे दोनों बचपन से ही एक दूसरे के प्रशंसक थे। वे कई सालों से साथ साथ थे, कई उतार चढ़ावों का सामना किया और व्यापार जगत में विश्वासघाती हितों का भी सामना किया, लेकिन मुंबई में कभी भी ऐसी कोई खबर नहीं आई कि भावेश वम और सोहन गुप्ता के बीच मनमुटाव हो गया है। किसी और चीज के लिए नहीं, सिर्फ अपनी गहरी भावनाओं के कारण। भावेश वम एक धनी परिवार में पले बड़े थे, इसलिए जब उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया तो उन्होंने सोहन गुप्ता की मदद की, जिन्होंने शून्य से शुरुआत की थी। और सोहन गुप्ता के बारे में क्या?
इस वजह से वो आभारी थी और उसने युवा होने के बाद से ही भावेहस्वम के साथ विवाह की व्यवस्था कर दी थी। हालांकि भावेहस्वम एक सख्त आदमी है, लेकिन उसके बेटे के बारे में क्या? लेकिन वो एक स्वाभाविक प्लेबॉय है और उसका नाम आशीष वम है। आशीष वम बचपन से ही एक प्लेबॉय रहा है। समाज में इस लड़के के बारे में कई किंवदंतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो मुंबई शहर के मेयर की मालकिन के साथ भी सोया था और कुछ कहते हैं कि वो मुंबई शहर की रानी के साथ भी सोया था। लेकिन ये सच है या नहीं, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। बहरहाल, जो भी हो, उस बच्चे के बारे में बाहर अफवाहें बहुत अच्छी नहीं हैं। आशीष वम अभी 21 साल से थोड़े ज्यादा उम्र के हैं। उन्होंने कुछ समय पहले वम परिवार की हवेली में एक पार्टी रखी थी। जो लोग आए थे वे सभी दूसरी पीढ़ी के अमीर और खूबसूरत महिलाएं थीं। आशीष वम के पास महिलाओं को छोड़कर वो सब कुछ था जिसकी उसे जरूरत थी। क्योंकि वम परिवार के बूढ़े व्यक्ति को शांति पसंद है, इसलिए वम परिवार का विला उपनगरों में बनाया गया था। यद्यपि यह विला उपनगरों में स्थित है, फिर भी यह मुंबई की एक खूबसूरत विशेषता है। शाही निवास एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी संपूर्ण स्थापत्य शैली पश्चिम में 17वीं शताब्दी के मनो मॉडल के समान है। बाहरी क्षेत्र एक विशाल क्षेत्र को कवर करता है और लोहे की बाड़ से घिरा विशाल क्षेत्र पूरी तरह से सभी बाहरी क्षेत्र को कवर करता है और विशाल हवेली बीच में खड़ी है। अंदर की पार्किंग लॉट मुंबई के पब्लिक पार्किंग लॉट से भी बड़ी दिखती है। अंदर पार्क की गई गाड़ियों की संख्या अकल्पनीय है। यह एक छोटे ऑटो शो की तरह है। पहली चीज जो आपकी नज़र को आकर्षित करती है वह है ऑटोमोबाइल लैम्बोर्गिनी एसपीए। लैम्बोर्गिनी, दुनिया की सबसे मशहूर स्पोर्ट्स कार का खिताब रखने वाली यह गाड़ी शायद यहाँ इतनी आकर्षक न लगे। इसके बजाय यह एक और जगुआर है जिसमें समय और दृश्य प्रभाव की भावना है। शायद इंडिया में बहुत से लोग जगुआर से परिचित नहीं हैं, लेकिन पश्चिमी देशों में दुनिया का ये शीर्ष लग्जरी ब्रांड लग्जरी कारों के क्षेत्र में दुनिया के लिए ट्रेंड सेटिंग लग्जरी अनुभव लाना जारी रखता है। साथ ही दुनिया द्वारा प्रशंसा की जाने वाली पौराणिक कहानियों की रचना भी करता है। जगुआर के अलावा BMW X5 भी है, जो आम जनता के बीच लोकप्रिय है और भव्य और प्रतिष्ठित है। बदले में एक एस क्लास मर्सिडीज बेंज और एक ऑडी Q7 है। एक शब्द में कहें तो अगर हम वम परिवार की पार्किंग में खड़ी लग्जरी कारों की संख्या का अनुमान लगाएं तो इसकी कीमत कम से कम करोड़ों में होगी। तो पूरे वम परिवार की संपत्ति कितनी है? बिना कहे चला गया। खड़ी हवेली की स्थापत्य शैली अभी भी काफी घरेलू है। दरवाजे लाल ओक से बने हैं और बाएं और दाएं दोनों दरवाजे ड्रैगन के आकार में उकेरे गए हैं, जो राजसी और दबंग दिखते हैं। दरवाजा खुला था और जब मैं अंदर गया तो मैंने एक विशाल, चमकीला और चमचमाता क्रिस्टल का झूमर देखा। ये शानदार क्रिस्टल झूमर मोती की तरह पारदर्शी है। कौन जानता था कि यह क्रिस्टल झूमर विशेष रूप से भारत से आयात किया गया था और निश्चित रूप से बहुत सारे पैसे का है। चिकनी दीवारों पर लटकी स्याही की पेंटिंग सभी प्रसिद्ध कलाकारों की हैं और कमरे के रंगों के साथ मिलकर वे काफी कलात्मक लगती हैं। हालांकि बीच में असली मगरमच्छ के चमड़े के सोफे पर 20 साल का एक युवक बैठा था, जो 1982 बोर्डो रेड वाइन का गिलास पकड़े हुए था और उसे अपने हाथ में धीरे से हिला रहा था। उसके सुंदर चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वो एक हाथ में रेड वाइन का गिलास पकड़े हुए था और दूसरे हाथ से अपनी जांघ पर रखे IBM के नवीनतम सुपर नोटबुक की ओर इशारा कर रहा था। IBM नोटबुक केवल 0.9 इंच मोटी थी। यह नवीनतम नोटबुक 2.5 गीगाहर्ट्ज की मूल आवृत्ति के साथ इंटेल कोर i7-2920XM एक्सट्रीम एडिशन प्रोसेसर का उपयोग करता है और ग्राफिक्स कार्ड वर्तमान में उपलब्ध सबसे तेज मोबाइल डिस्प्ले चिप का उपयोग करता है। इस समय LCD स्क्रीन पर खूबसूरत महिलाओं की कई तस्वीरें दिखाई देती हैं। ब्राउजिंग पेज के पते पर नजर डालें तो उसमें लिखा है, मुंबई शहर की शीर्ष 10 कूल सुंदरियां। एक के बाद एक सुंदर महिलाओं की तस्वीरें। उसके सामने खड़े खूबसूरत युवक की आंखों में चमक उठी। उसकी आंखों में एक शरारती मुस्कान थी। अंत में मैंने माउस को मुंबई सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ कॉमर्स की एक लड़की की तस्वीर पर रोक दिया। तस्वीर में लड़की बहुत खूबसूरत थी। वो वही है। सुंदर युवक ने अचानक अपना सिर उठाया और गिलास में रखी बोर्डो रेड वाइन को एक ही घूंट में पी गया, फिर झटके से नोटबुक बंद कर दी। फिर उसने जल्दी से अपनी जेब से फोन निकाला और कुशलता से एक नंबर डायल किया। हेलो मंगेश, सुंदर लड़के ने फोन पर कहा। जैसे ही मंगेश नामक व्यक्ति ने फोन उठाया, उसकी आवाज तुरंत अत्यंत सम्मानजनक हो गई। मिस्टर वर्मा, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? मंगेश ने फोन पर सम्मानपूर्वक पूछा। सुंदर लड़के ने एक दुष्ट मुस्कान दिखाते हुए कहा, मेरे लिए बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय से मोना नाम की एक लड़की की तलाश करें। मुझे उसकी विस्तृत जानकारी चाहिए। ओह, और देखो कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। अगर है तो उसके बॉयफ्रेंड की तीसरी टांग तोड़ दो। क्या तुमने मेरी बात ठीक से सुनी? सुंदर लड़के ने कहा। पीले बालों वाले आदमी ने सिर हिलाया और कहा, मास्टर वर्मा, चिंता मत करो, मैं तुरंत इसकी जांच करूंगा और कुछ बाधाएं दूर करूंगा।
फोन के दूसरे छोर पर मंगेश ने कहा। जब सुंदर लड़के ने पीले बालों वाले आदमी की बात सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये सुंदर लड़का कौन है? अभी फोन करने वाला व्यक्ति कौन था? यह व्यक्ति आशीष वम है, जो मुंबई शहर के वम परिवार का सबसे रोमांटिक युवक है। ब्रांडेड कपड़े पहने हुए वह निस्संदेह हर जगह ध्यान का केंद्र बन जाता है। अपने स्त्रीवत चेहरे के साथ मुझे आश्चर्य होता है कि वह कितने छोटे पागल लड़कियों को आकर्षित कर सकता है। कौन सी महिला ऐसे पुरुष की बाहों में नहीं जाना चाहेगी जो अमीर और सुंदर दोनों हो? ऐसे आदमी के लिए रोमांटिक न होना पाप होगा। अल्पविराम। अभी आशीष वम इंटरनेट पर उस कॉलेज की सुंदर लड़की को खोज रहा था। सुंदरियों की तलाश का उच्चतम स्तर छात्राएं हैं, विशेष रूप से शुद्ध और मासूम छात्राएं। आशीष वम को हमेशा से इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी रही है, इसलिए उसने प्रमुख विश्वविद्यालयों की कैंपस सुंदरियों की वेबसाइट खोली और एक एक करके अपने लक्ष्यों की तलाश की। मुंबई के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में कम से कम आधी सुंदरियों का इस लड़के के साथ संबंध रहा है। बेशक उन सुंदरियों ने अपने खुद के LV बैग, ब्रांड नाम के गहने और कपड़े भी खरीदे हैं। इच्छाओं से भरे इस समाज में हर किसी को कुछ न कुछ मिलना स्वाभाविक लगता है, इसलिए आशीष वम को इस बात पर शर्म नहीं आती। इसके विपरीत वह इसे जीवन की सबसे दिलचस्प चीज मानता है। जिस पात्र का उन्होंने उल्लेख किया था उसका नाम मंगेश था, जो समाज में एक युवा व्यक्ति था। यह आदमी एक पपराजी है, लेकिन पपराजी से थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली। वह ऐसा व्यक्ति है जो आशीष वम जैसे प्लेबॉय के लिए सुंदरियों का शिकार करने में माहिर है। जब तक आशीष वम को कोई सुंदर महिला पसंद है, तब तक कोई भी उसे छू नहीं सकता। जो भी ऐसा करेगा वह मृत हो जाएगा। बेशक भले ही लड़की का अब कोई बॉयफ्रेंड हो, लेकिन पीले बालों वाला लड़का उन्हें जल्दी से ब्रेकअप करवा सकता है। उसका सारा काम आशीष वम द्वारा इस सुंदरता को लुभाने के लिए कोई कदम उठाने से पहले सभी बाधाओं को दूर करना है। इस समय आशीष वम ने फोन रख दिया, नोटबुक को अपने बगल में क्रिस्टल टेबल पर रख दिया, फिर अपना शरीर तानकर खड़ा हो गया। जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसने अपने पीछे से एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की गहरी आवाज सुनी। हवा। आवाज सुनकर आशीष वम ने जल्दी से अपना सिर घुमाया। आशीष वम को बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने अपने पीछे खड़े लंबे आदमी को देखा और पुकारा, पिताजी, क्या आप आज बोर्ड मीटिंग में नहीं जा रहे हैं? जिस व्यक्ति को आशीष वम पिता कहता था, वह स्वाभाविक रूप से मुंबई शहर में वम परिवार का मुखिया भावेश वम था। उनका लंबा और मजबूत शरीर लोगों को दबाव का एहसास कराता है, खासकर उनकी 2 मोटी भौहें और उनका चौकोर चेहरा बेहद मर्दाना है। भावेश वम ने अपना सिर हिलाया और चुपचाप उसके बगल में सोफे पर बैठ गया। भावेश वम ने मेज पर रखी 1982 बोर्डो रेड वाइन पर नजर डाली, थोड़ा भौहें सिकोड़ी और धीरे से कहा, बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आशीष वम को पता था कि उसके पिता उसे फिर से डांटने वाले हैं, इसलिए वह धीरे से सोफे पर बैठ गया और भावेश वम के उसे डांटने का इंतजार करने लगा। आशीष वम को सच बोलने पर डांट खाने की आदत हो गई है। सबसे बुरी बात यह है कि वह एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देगा। उनके जैसे अति धनी दूसरी पीढ़ी के लोग और क्या चाहते हैं? धन, स्थिति। वम परिवार के पास क्या नहीं है? बूढ़ा आदमी तो बूढ़ा नेता है, पिताजी का क्या? वे मुंबई शहर के शीर्ष 3 सबसे अमीर आदमी हैं। उनके इकलौते पोते और बेटे के रूप में आशीष वम और क्या करना चाहते हैं? आनंद। शायद आशीष वम ही इस दुनिया में इस पल का आनंद लेना जानता है। आशीष, अब तुम बच्चे नहीं रहे, तुम यहाँ रहकर कुछ नहीं कर सकते, है ना? भावेश वम ने अपने बेटे को फिर से गंभीरता से सिखाना शुरू किया। ज्यादा से ज्यादा आशीष वम सिर हिलाकर सहमति जताता था। वो सिर्फ अपने पिता की डांट का पालन कर सकता था। वह भावेश वम से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। आशीष, इस साल तुम 21 साल की हो गई हो, है ना? भावेश वम ने अचानक कहा। आशीष वम अभी भी अपने पिता द्वारा अचानक उसकी उम्र के बारे में बात करने से काफी उलझन में था। आशीष वम ने हैरानी से सिर हिलाया, अपनी तुच्छ आंखें झपकाते हुए और आशीष वम की ओर देखते हुए। पिताजी, क्या हुआ? क्या आपको कुछ हो गया है? आशीष वम ने अचानक पूछा। भावेश वम का चेहरा अचानक बदसूरत हो गया और उसने कहा, सच बताऊं तो मैं जानबूझकर आज बोर्ड मीटिंग में नहीं गया क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है और यह पूरे वम परिवार के लिए शर्मनाक है। भावेश वम की आवाज अचानक गुस्से में आ गई। आशीष वम हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसके पिता अचानक अपना आपा खो बैठे हैं और जल्दी से पूछा, क्या हुआ पिताजी? किसने हमारे वर्मा परिवार का फिर से अपमान किया है? तुम्हारे जैसे इस बेकार आदमी के अलावा और कौन हो सकता है? भावेश वम ने गुस्से से कहा। आशीष वम को बहुत अन्याय महसूस हुआ। मेरे साथ क्या गलत है? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैंने कोई परेशानी नहीं पैदा की है, फिर मैं फिर से वर्मा परिवार को कैसे खो सकता हूँ? भावेश वम ने अपने बेटे को घूरते हुए गुस्से से कहा, तुम अपना दिन शराब पीने और पार्टी करने, बेवकूफ दोस्तों के झुंड का पीछा करने और दूसरी महिलाओं के साथ छेड़खानी करने में बिताते हो।
क्या ये काफी शर्मनाक नहीं है? अब तो वो शादी भी तुम्हें पसंद नहीं करती जिससे तुमने बचपन में सगाई की थी। मुझे बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? भावेश वम ने गुस्से से कहा। आशीष वम जब भावेश वम की बातें सुनकर दंग रह गया। बाल विवाह। बेशक आशीष वम को पता था कि उसकी बचपन की प्रेमिका कौन थी। वो मुंबई शहर के गुप्ता परिवार के सोहन गुप्ता की बेटी आयुषी गुप्ता थी। सच कहूं तो हालांकि आशीष वम एक प्लेबॉय है, लेकिन वह वास्तव में आयुषी गुप्ता को पसंद करता है। आशीष वम की नज़र में कोई भी आयुषी गुप्ता जितना सुंदर नहीं है, लेकिन आयुषी गुप्ता की सुंदरता के साथ मुंबई शहर में शायद ही कोई महिला हो जो लैंडदाई नाइट क्लब में कुछ फूलदानों को छोड़कर आयुषी से अधिक सुंदर हो। पिताजी, आपका क्या मतलब है? आशीष वम ने हैरानी से पूछा। इस समय भावेश वम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने अपने निराश बेटे को घूरते हुए गुस्से से कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें बता रहा हूं, आयुषी गुप्ता अब तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम जैसी अच्छी लड़की एक ऐसे प्लेबॉय के साथ क्यों रहेगी जो काम नहीं करता और सारा दिन दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता रहता है? आशीष, क्या तुम्हें शर्म आती है? अपने पिता की डांट सुनकर आशीष वम को पहली बार एहसास हुआ कि वो कितना शर्मिंदा है। बचपन से ही मैंने जो शादी तय कर रखी थी वह वास्तव में अस्वीकार कर दी गई। अचानक एक अभूतपूर्व गुस्सा उभर आया। पिताजी, क्या आयुषी गुप्ता ने सगाई को अस्वीकार कर दिया? आशीष वम ने अपनी मुठ्ठियां कसते हुए कहा। भावेश वम ने अपने निराश बेटे को देखा, असहायता से आह भरी, और कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, क्या तुम्हें एहसास है कि अब तुम कितनी शर्मिंदा हो? आशीष वम का चेहरा उदास था। उसकी सगाई बचपन से ही मुझसे हो चुकी थी, वो अपनी बात से कैसे मुकर सकती है? भावेश वम क्रोधित हो गया और बोला, तुम्हारी जैसी लड़की के साथ कौन रहना चाहेगा? ये जानना अच्छा है कि यह शर्मनाक है। मैं आपको बता दूं, अब चीजें इतनी गंभीर नहीं हैं। मैंने बस बाहर कुछ अफवाहें सुनी हैं, भावेश वम ने कहा। आशीष वम दंग रह गया। क्या अफवाह? भावेश वम ने अपने निराश बेटे को घूरते हुए कहा, यह अफवाह है कि आयुषी को आपके जैसे प्लेबॉय पसंद नहीं है और आयुषी को पहले से ही एक प्रेमी मिल गया है। क्या? आशीष वम को पहली बार किसी महिला पर गुस्सा आया, विशेषकर एक ऐसी महिला जिसकी सगाई बचपन से ही हो चुकी हो। मैं तुम्हें एक और बात बताऊंगा जिसे स्वीकार करना तुम्हारे लिए और भी कठिन हो जाएगा। क्या तुम्हें पता है, आयुषी का बॉयफ्रेंड एक सुरक्षा गार्ड है। क्या तुम्हें पता है कि बाहर के लोगों ने ये खबर कैसे फैलाई? उन्होंने कहा कि तुम, आशीष वम, एक छोटे सुरक्षा गार्ड से भी अच्छे नहीं हो। भावेश वम ने गुस्से से चिल्लाया। वो वास्तव में अपने निराश बेटे को 2 बार थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। जहां तक आशीष वम का सवाल है, वह पूरी तरह से स्तब्ध था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मंगेतर एक सुरक्षा गार्ड से प्यार कर बैठेगी। आशीष वम अचानक सोफे पर बैठ गया। उसकी तुच्छ आंखों से क्रूरता झलक रही थी, उसकी मुठ्ठियां कसकर बंद थीं। असंभव, बिल्कुल असंभव। आशीष वम अचानक सोफे से उठकर बैठ गया और गुस्से से बोला। भावेश वम ने अपने निराश बेटे की ओर देखा तक नहीं और गुस्से से कहा, क्या असंभव है? सिर्फ तुम्हारे चुलबुले व्यक्तित्व के आधार पर कोई तुम्हें क्यों चुनेगा? सिर्फ इसलिए कि मैं वम परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूं। आशीष वम के मुंह से एक वाक्य निकला और वह बोलते हुए बाहर पार्किंग स्थल की ओर भाग गया। भावेश वम ने अपने निराश बेटे को देखा और असहायता से अपना सिर हिलाया, लेकिन आशीष वम के भाग जाने के बाद उसका दिल नफरत से भर गया। सिक्योरिटी गार्ड? यह असंभव है। आयुषी एक सिक्योरिटी गार्ड के प्यार में कैसे पड़ सकती है? वो गुप्ता परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। ये कैसे संभव है? आशीष वम के मन में संदेह था। पार्किंग स्थल पर पहुंचने के बाद आशीष वम ने अपनी कार की चाबी निकाली और उसे जल्दी से दबाया, और उस समय की समझ और दृश्य प्रभाव के साथ काले रंग की, आंखों को लुभाने वाली जगुआर बजने लगी। आशीष वम जल्दी से कार में चढ़ गया और फिर जगुआर दहाड़ते हुए घूम गया और अपनी पूंछ को दबंग तरीके से घुमाया। कार सीधे घूम गई और बाहर चली गई। आशीष वम क्या करने जा रहा है? विवान इन 2 दिनों से बहुत उदास है। उसे लगा कि हर कोई उसे अजीब तरह से देख रहा था, जैसे कि वो उनका दुश्मन हो। गुप्ता ग्रुप की कंपनी की महिला कर्मचारी उसे देखकर थोड़ी बेहतर महसूस कर रही थीं। वे समय समय पर उसके बारे में बात करती थीं और उसके पीछे उसकी ओर इशारा करती थीं, जैसे कि वो कोई राक्षस हो। अमित, जो कभी मेरा सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, और अंकित ने पिछले 2 दिनों में मुझसे शायद ही कभी बात की है। विवान अपने दिल में जानता था कि ये लोग गुप्ता परिवार की सबसे बड़ी बेटी की वजह से उसे ऐसी अजीब नज़रों से देख रहे थे। जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे गुस्सा आ गया। आयुषी गुप्ता के साथ बाहर जाने में क्या गलत है? इससे इतना बड़ा हंगामा कैसे हो सकता है? विवान जानता था कि उसकी पहचान अपेक्षाकृत कम है। वह सिर्फ एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड था जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन सुरक्षा गार्ड होने में क्या बुराई थी? तुमने चोरी या डकैती नहीं की, तुमने अपने हाथों से पैसा कमाया। क्या ये शर्मनाक नहीं है?
विवान जितना अधिक इसके बारे में सोचता उतना ही क्रोधित होता जाता और वह अंकित और अमित सहित किसी और के साथ भी झंझट नहीं करना चाहता था। वे बस अपने आप से ईर्ष्या कर रहे थे कि इतने निम्न दर्जे का व्यक्ति सबसे बुजुर्ग महिला से संबंधित हो सकता है। चूंकि वे ईर्ष्यालु हैं तो उन्हें ईर्ष्यालु रहने दो। जब इन 2 दिनों में विवान से किसी ने बात नहीं की तो वह चुपचाप लोहे के छोटे से बिस्तर पर लेटा रहा और ध्यान से टूटी हुई किताब का अध्ययन करता रहा। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जितना वो आगे पढ़ता गया उसमें मौजूद टैडपोल उतने ही अजीब होते गए। वे उसके 8 असाधारण मेरिडियन के चारों ओर घूमने से खुद को रोक नहीं पाए और यहाँ तक कि उसके शरीर के सभी प्रमुख एक्यूपॉइंट्स के चारों ओर घूमते रहे। विवान को अब लगता है कि वह किसी भी समय और हर जगह बेहद ऊर्जावान है और उसके शरीर में जमा अजीब ऊर्जा और भी अधिक जोरदार होती जा रही है। उसे नहीं पता था कि अब उसका मुक्का कितना शक्तिशाली था, नहीं उसे पता था कि उसका शरीर किस हद तक बदल गया था। विवान के लिए उसका वर्तमान शरीर पूरी तरह से अलग व्यक्ति जैसा था। कभी कभी बाथरूम के शीशे के सामने खड़े होकर विवान अपने मांसल शरीर को देखता और थोड़ा आश्चर्यचकित होता कि उसका शरीर कितना बदल गया है। इन 2 दिनों में उस टूटी हुई किताब का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा विवान कभी कभी चुपचाप अपनी पत्नी हत्यारे नैना के बारे में सोचता है। मुझे आश्चर्य है कि अब वह कैसी होगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह खतरे में है। अफसोस, अपनी पत्नी की खातिर उसे मजबूत बनना होगा और उसकी रक्षा करने की शक्ति हासिल करनी होगी, विवान ने मन ही मन कसम खाए। मुंबई की सड़कों पर आकर्षक काले रंग की जगुआर कार बहुत तेजी से चल रही थी। कार में बैठा व्यक्ति निश्चित रूप से वम परिवार का सबसे बड़ा बेटा आशीष वम था। चेहरे पर असीम आक्रोश और क्रोध के भाव के साथ वह जगुआर को तेजी से कहीं और ले गया। थोड़ी देर बाद कार एक रात के लिए मुंबई शहर के सबसे समृद्ध क्षेत्र में घूमी और फिर वहां पर विला क्षेत्र की ओर चली गई जहां सेलिब्रिटी हवेलियां थीं। क्या ये गुप्ता परिवार का विला नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि आशीष वम व्यक्तिगत रूप से गुप्ता परिवार के पास आया हो? जल्द ही आशीष वम को जगुआर चलाते हुए गुप्ता परिवार की हवेली के दरवाजे तक जाते देखा गया। कार रुकने के बाद आशीष वम बाहर निकले और सुरक्षा गार्ड को नमस्ते कहे बिना ही सीधे विला में चले गए। गुप्ता पिछवाड़े के पार्क में बांस की कुर्सी पर बैठा किताब पढ़ रहा था। तभी उसने पीछे से धीरे धीरे आते कदमों की आवाज सुनी। बॉस गुप्ता, वम परिवार का सबसे बड़ा बेटा आशीष वम यहाँ है। बेशक यह अनिकेत था जो सोहन गुप्ता के पीछे आया और बोला। जब सोहन गुप्ता ने सुना कि यह आशीष वम है तो वह थोड़ा चौंका और आश्चर्य से पूछा, वो यहाँ क्यों है? सोहन गुप्ता ने उदास होकर पूछा। अनिकेत ने बिना कुछ कहे अपनी आंखों पर लगे सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे को धीरे से ठीक किया। क्या ये हो सकता है कि ये अफवाहें वर्मा परिवार तक फैल गई हों? सोहन गुप्ता का चेहरा अचानक बदल गया। ये कहने के बाद सोहन गुप्ता जल्दी से बांस की कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, अपने हाथ से किताब छोड़ दी और तेजी से हॉल की ओर चल दिया। आशीष वम हॉल में खड़ा था। जैसे ही सोहन गुप्ता अंदर आया उसने आशीष वम को देखा और निश्चित रूप से आशीष वम ने भी सोहन गुप्ता को देखा। अंकल गुप्ता, आशीष वम उसके पास गया और उसे प्यार से पुकारा। सोहन गुप्ता भी मुस्कुराया और आशीष वम को देखा। आशीष वम, आपने यहाँ आने से पहले अंकल गुप्ता को नमस्ते क्यों नहीं कहा? तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? क्या तुम यहाँ अकेले हो? सोहन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए पूछा। आशीष वम ने कहा, मेरे पिताजी इन दिनों व्यवसाय में बहुत व्यस्त हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वे कई दिनों से अंकल गुप्ता से नहीं मिले हैं और वे किसी अन्य दिन व्यक्तिगत रूप से अंकल गुप्ता से मिलने के लिए निश्चित रूप से समय निकालेंगे। सोहन गुप्ता जोर से हंस पड़ा। खैर, सच कहूं तो हमें चाय पिए हुए काफी समय हो गया है। दोनों ने एक दूसरे को नमस्कार किया और फिर बैठ गए। अंकल गुप्ता, आयुषी कहाँ है? बैठने के बाद आशीष वम सीधे मुद्दे पर आया और आयुषी की स्थिति के बारे में पूछा। आशीष वम का सवाल सुनकर सोहन गुप्ता थोड़ा चौंका, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, आयुषी वह खेलने के लिए बाहर गई थी। ये लड़की हाल ही में नियंत्रण से बाहर हो गई है, हर दिन खेलने के लिए बाहर जाती है। जब आशीष वम ने सोहन गुप्ता को ये कहते सुना तो वो थोड़ा मुस्कुराया। अंकल गुप्ता, आयुषी और मेरी सगाई तब से हो चुकी है जब हम छोटे थे। मुझे आश्चर्य है कि आयुषी क्या सोचती होगी? आशीष वम ने अचानक कहा। सच कहूं तो कभी कभी मैं बहुत चिंतित हो जाता हूं। आखिरकार अब 21वीं सदी है। मुझे डर है कि आयुषी अरेंज मैरिज जैसी चीज को स्वीकार न कर पाए। वैसे भी मुझे आयुषी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसकी स्थिति क्या है, आशीष वम ने कहा। जैसे ही सोहन गुप्ता ने आशीष वम की बात सुनी उसे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, आयुषी ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। गुप्ता परिवार और वम परिवार इतने सालों से दोस्त हैं। इसके अलावा ये सगाई तुमने और मैंने 20 साल पहले की थी। इसे कैसे बदला जा सकता है? सोहन गुप्ता को ये कहते हुए सुनकर आशीष वम अपने दिल में चुपके से खुशी मना सका।
चूंकि अंकल गुप्ता ने ऐसा कहा है, इसलिए मुझे राहत महसूस हो रही है। मैं बाद में पिताजी से बात करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि वे इस बारे में चिंता न करें, आशीष वम ने मुस्कुराते हुए कहा। अंकल गुप्ता, क्या आप जानते हैं, मेरे पिताजी इन दिनों पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये खबर कहाँ से सुनी कि आयुषी मुझे बहुत पसंद नहीं करती है और उसे पहले से ही एक प्रेमी मिल गया है, जिसके बारे में मैंने सुना है कि वह एक सुरक्षा गार्ड है। जब मैंने ये सुना तो मुझे लगा कि यह असंभव है। मैं सोच रहा था कि भले ही आयुषी मुझे पसंद न करे, लेकिन उसके लिए अपने प्रेमी के रूप में एक सुरक्षा गार्ड पाना असंभव है ना? अंकल गुप्ता, क्या मैं सही हूँ? आशीष वम ने सोहन गुप्ता के चेहरे पर अभिव्यक्ति को ध्यान से देखते हुए कहा। सोहन गुप्ता कहाँ है? उसकी अभिव्यक्ति शांत रही, लेकिन वह दिल से सदमे में था। अफवाह वास्तव में वम परिवार के मुंह तक फैल गई थी। ये कैसे संभव है? ये बकवास किसने फैलाई? सोहन गुप्ता थोड़ा परेशान लग रहा था। आशीष वम ने तुरंत कहा, मैंने आपसे कहा था, यह असंभव है, इसलिए मैं आज आपसे स्थिति के बारे में पूछने के लिए यहाँ आया हूँ, अंकल गुप्ता। आशीष वम, वापस जाओ और अपने पिता से कहो कि यह पूरी तरह से झूठ है। मुझे नहीं पता था कि वह आदमी बाहर अफवाह फैला रहा था। ये कैसे संभव हो सकता है? आयुषी मेरी बेटी है, वो पूरे दिन मेरे पास रहती है। एक पिता के रूप में मुझसे बेहतर उसकी स्थिति को और कौन जान सकता है? आशीष वम मुस्कुराया और कहा, चाचा गुप्ता, चिंता मत करो। मैं बाद में अपने पिताजी को बताऊंगा और उनसे कहूंगा कि वे ज्यादा न सोचें। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। सोहन गुप्ता मुस्कुराया और सिर हिलाया। समाज को सबसे ज्यादा डर उन दुर्भावनापूर्ण बदनामी भरी अफवाहों से लगता है। इस बार की तरह क्या ये स्पष्ट रूप से गुप्ता परिवार और आपके वम परिवार के बीच 20 साल की दोस्ती को नष्ट नहीं कर रहा है? आशीष वम ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे लगता है कि यह एक अफवाह होगी। चलो किसी और चीज के बारे में बात नहीं करते। हालांकि मैं, आशीष वम, बहुत बुरा नहीं कहा जा सकता, कम से कम मैं अभी भी एक छोटे सुरक्षा गार्ड की तुलना में तो हूं ही, है ना? सोहन गुप्ता हल्का सा मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। अंकल गुप्ता, मैं आज यहाँ सिर्फ कुछ सवाल पूछने आया हूँ और कुछ करने को नहीं है। चूंकि आयुषी यहाँ नहीं है, इसलिए मैं चला जाऊंगा। क्या तुम इतनी जल्दी जा रही हो? सोहन गुप्ता ने उसे रुकने के लिए मनाने की कोशिश की। आशीष वम मुस्कुराया, हाँ, मुझे यहाँ कुछ और काम है, इसलिए मैं अंकल गुप्ता के साथ कुछ देर और नहीं बैठ सकता। ठीक है, वापस जाओ और अपने पिता से कहो कि मैं कुछ दिनों में उनके साथ चाय पीने जाऊंगा, सोहन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। आशीष वम ने जवाब में सिर हिलाया और गुप्ता परिवार की हवेली से बाहर चला गया। उसके बाहर जाने के बाद सोहन गुप्ता का चेहरा तुरंत बेहद बदसूरत हो गया। वो घूमा और वापस कमरे में चला गया और अनिकेत भी धीरे धीरे बाहर से अंदर चला आया। मुझे पता था कि यह लड़की जल्द या बाद में बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी और मेरा अनुमान बिल्कुल सही था, सोहन गुप्ता ने गुस्से से कहा। अनिकेत, जो उसके सामने खड़ा था, ने एक पल के लिए सोचा और सोहन गुप्ता दाव को देखा और कहा, बॉस गुप्ता, ये सब सिर्फ एक अफवाह है। युवती ने यह नहीं कहा कि वो वास्तव में सुरक्षा गार्ड के साथ थी। उसने हिम्मत की? सोहन गुप्ता के मुंह से दहाड़ निकली। मेरी बेटी एक सुरक्षा गार्ड के साथ है। अगर यह बात बाहर आ गई तो मैं, सोहन गुप्ता, भविष्य में मुंबई शहर में कैसे जीवित रह पाऊंगा? इसके अलावा वर्मा परिवार में हर कोई इसके बारे में पहले से ही जानता है। अगर यह सच हो जाता है तो क्या मैं, सोहन गुप्ता, एक विश्वासघाती खलनायक नहीं माना जाऊंगा? मैं अपने दोस्तों का सामना कैसे कर सकता हूं? सोहन गुप्ता की आवाज गुस्से से भरी हुई थी। अनिकेत एक तरफ खड़ा हो गया और सोहन गुप्ता को देखा और धीरे से कहा, तो मिस्टर गुप्ता क्या करने जा रहे हैं? सोहन गुप्ता का चेहरा उदास था और उसने अचानक कहा, नहीं, आयुषी को सुरक्षा गार्ड से एक निश्चित दूरी बनाए रखनी होगी। उन्हें एक साथ रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सोहन गुप्ता को ये कहते हुए सुनकर अनिकेत ने कुछ नहीं कहा। अनिकेत, तुम्हें इस मामले का ध्यान रखना होगा, सोहन गुप्ता ने अचानक अपना सिर घुमाया और कहा। सुरक्षा गार्ड को आयुषी से जितना संभव हो सके उतना दूर रखना सबसे अच्छा है, सोहन गुप्ता ने अंत में कहा। अनिकेत, जो वहीं खड़ा था, कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप सिर हिला दिया। विवान के लिए वह किसी दूसरी कंपनी में एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड मात्र है। उसके पास क्या योग्यताएं हैं? यदि दूसरे चाहते हैं कि वह चले जाएं, तो उसे चले जाना होगा। यदि दूसरे चाहते हैं कि वह रुके, तो उसे रुकना होगा। हालांकि जब आशीष वम गुप्ता परिवार की हवेली से बाहर निकला तो उसने जगुआर को मुंबई शहर की हलचल भरी सड़कों की ओर चलाया। इस दौरान उन्होंने कुछ गपशप के बारे में पूछताछ करने के लिए फोन किया। मैंने पूछा, गुप्ता परिवार की सबसे बड़ी बेटी के साथ जो सुरक्षा गार्ड है, वह कैसा व्यक्ति है? फोन के दूसरी ओर मौजूद व्यक्ति ने तुरंत आशीष वम को स्थिति का विवरण बताया। पता चला कि वो सुरक्षा गार्ड वास्तव में गुप्ता ग्रुप पार्किंग में तैनात एक छोटा सुरक्षा गार्ड था, जिसका नाम विवान था। इससे आशीष वम बेहद उदास हो गया।
वह ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि पार्किंग में कारों की निगरानी करने वाला एक सुरक्षा गार्ड उसकी मंगेतर के साथ ऐसा कांड कर दे। कार ने अचानक स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया और कार का अगला हिस्सा घूमकर सीधे गुप्ता एंटरप्राइजेस की ओर चला गया। विवान के लिए वो बस यहाँ एक साधारण नौकरी ढूंढना चाहता था और आत्मनिर्भर होना चाहता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अचानक इतनी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। वो एक मासूम शतरंज के मोहरे की तरह था जिसे मुसीबत में घसीटा जा रहा था। विवान अब दूसरों से ईर्ष्या करने लगा है और उससे बहुत कम लोग बात करते हैं। वो बस चुप रहता है और सुरक्षा कक्ष में अकेले गार्ड पोस्ट पर खड़ा होकर चुपचाप काम करता है। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि आज का तूफान इतनी जल्दी आ जाएगा। काले रंग की जगुआर चलाते हुए आशीष वम गुप्ता कॉर्पोरेशन के गेट पर आ गया है। कार ने तेज ब्रेक लगाए और पार्किंग में जाकर रुक गई। तभी कार में बैठे आशीष वम ने इधर उधर देखा और पार्किंग सुरक्षा गार्ड को ढूंढने लगे। आखिरकार उसने अपने सामने सुरक्षा कक्ष देखा। उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान उभरी और उसने कार को सीधे सुरक्षा कक्ष की ओर बढ़ा दिया। विवान पहले सुरक्षा कक्ष में था। जब उसने बाहर कार की आवाज़ सुनी तो वो बाहर चला गया। पार्किंग सुरक्षा गार्ड के रूप में आपका काम आमतौर पर कार मालिक के लिए उपयुक्त पार्किंग स्थान ढूंढना होता है। जैसे ही विवान बाहर आया, उसने देखा कि खूबसूरत काले रंग की जगुआर बीच में एक अविश्वसनीय जगह पर खड़ी थी। इसके बाद विवान बाहर आया और अंदर बैठे कार मालिक से विनम्रता से कहा, हेलो, कृपया अपनी कार इसी पार्किंग स्थल पर पार्क करें। जब विवान ने बोलना समाप्त किया तो उसने देखा कि काले रंग की जगुआर उसके आदेश के अनुसार किनारे पर नहीं रुकी, बल्कि स्याही काले रंग का रियरव्यू मिरर धीरे धीरे नीचे लुढ़क गया, जिससे एक सुंदर चेहरा दिखाई दिया जो बिना पलक झपकाए उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में तिरस्कार और व्यंग्य का भाव था। बेशक वो कोई और नहीं बल्कि आशीष वम था। विवान को लंबे समय से इन अमीर लोगों के सुरक्षा गार्डों के प्रति कार चलाने के तिरस्कारपूर्ण और व्यंग्यात्मक रवैये की आदत थी, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते, कृपया अपनी कार B12 पर पार्क करें। आप जिस जगह पर पार्क करेंगे वह ड्राइववे है और इससे वाहनों के प्रवेश और निकास पर असर पड़ेगा, विवान ने विनम्रता से कहा। लेकिन विवान के बोलने के बाद कार चला रहा अमीर आदमी जानबूझकर विवान के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था। वो अभी भी उसके चेहरे पर तिरस्कार के भाव से उसे देख रहा था, जिससे विवान बहुत नाराज हो गया। क्या आप सुरक्षा गार्ड हैं? जब विवान बोलने वाला था तो आशीष वम ने अचानक ठंडे स्वर में कहा, और उसी समय उसकी अवमानना से भरी आंखें विवान के चेहरे पर टिकी थीं। विवान थोड़ा स्तब्ध रह गया। तुमने क्या कहा? मैंने कहा था कि तुम छोटे सुरक्षा गार्ड हो। आशीष वम की आवाज में डर का भाव झलक रहा था। मुझे खेद है, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। विवान ऐसे व्यक्ति से बहस नहीं करना चाहता था। लगभग 1 महीने तक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने के कारण विवान निश्चित रूप से कुछ अमीर लोगों के असली चेहरे को जानता था, इसलिए उसका गुस्सा करने का इरादा नहीं था। कौन जानता था कि आशीष वम धमाके के साथ कार का दरवाजा खोलेगा, जगुआर से बाहर निकलेगा और विवान के पूरे शरीर पर नजर डालेगा। क्या आप विवान हैं? आशीष वम ने अपनी तुच्छ आंखों से पूछा। विवान को बहुत आश्चर्य हुआ कि इस आदमी को नाम कैसे पता। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? विवान ने हैरान होकर पूछा। हाँ, एक सुरक्षा गार्ड के रूप में आपका नाम हाल ही में बहुत लोकप्रिय हो गया है, आशीष वम ने व्यंग्यात्मक व्यंग्य के साथ कहा। आशीष वम की बात सुनकर विवान को ज्यादा परवाह नहीं थी। वो पिछले 2 दिनों में गुप्ता एंटरप्राइज में कर्मचारियों के बीच हुई चर्चाओं के बारे में चुप रहा था, इसलिए वो अब भी चुप रहा। सर, मैं अभी काम पर हूं और मेरे पास आपसे बात करने का समय नहीं है। बेहतर होगा कि आप अपनी कार जल्द से जल्द B12 पार्किंग में पार्क कर दें। ये ड्राइववे है, विवान ने धीरे से कहा। आशीष वम जोर से हंसने लगा। बेटा, मैं तुम्हें बता दूं, मैं आज कार यहीं पार्क करने जा रहा हूं। क्या बात है? आशीष वम ने कार की चाबी निकाली और कार अचानक बंद हो गई। वह जगुआर के दरवाजे पर झुक गया और विवान को तिरस्कार से देखने लगा। आप क्या करना चाहते हैं? विवान ने अचानक अपनी आंखें उठाई और आशीष वम को देखा और कहा, मैं यहां परेशानी खड़ी करने आया हूं, आशीष वम ने सीधे तौर पर कहा। विवान ने असहाय मुस्कान दी। तुम मुझ पर क्यों झल्ला रहे हो? क्या हमारे बीच पहले भी कोई दुश्मनी थी? विवान ने आशीष वम से कहा। आशीष वम ने विवान की ओर देखा और कहा, आप सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड हैं और आपको लगता है कि आप मुझसे दुश्मनी रखने के लायक हैं? मैं आपको बताता हूं, आप वास्तव में इसके लायक नहीं हैं। मैं यहां सिर्फ ये देखने आया था कि तुम किस तरह के इंसान हो। तुम आयुषी गुप्ता को अपने बारे में अफवाहें फैलाने के लिए कैसे उकसा सकते हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हारे जैसा एक गरीब आदमी उसके बारे में अफवाहें फैला सकता है, आशीष वम ने गुस्से से कहा। आयुषी गुप्ता का नाम सुनते ही विवान को अचानक समझ आ गया कि क्या हो रहा है। पता चला कि यह सब उस लड़की की वजह से था। तुम्हें अपने मुंह पर काबू रखना चाहिए, विवान ने अचानक ठंडे स्वर में कहा।
आशीष वम अचानक हंस पड़ा और उसकी हंसी बहुत भयावह थी। बेटा, मुझे तुम्हें एक सलाह देनी है। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ और जितनी जल्दी हो सके मुंबई शहर छोड़ दो। अगर तुम आयुषी गुप्ता के साथ अफवाहें फैलाना जारी रखते हो तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम बिना जाने ही मर जाओ कि तुम कैसे मरे, आशीष वम ने अचानक गंभीर स्वर में कहा। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? विवान ने आशीष वम को देखा और कहा। ये धमकी नहीं, चेतावनी है। तो मैं अभी तुम्हें जवाब देता हूँ। तुम चाहे जो भी हो, चाहे तुम कितने भी अमीर या शक्तिशाली हो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम मुझे धमकाना चाहते हो? अगर तुम में हिम्मत है तो असली तलवारों और बंदूकों के साथ यहाँ आओ और मुझे मार डालो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, बेहतर होगा कि वह खुद आकर मुझे आयुषी के बारे में बताए। तुम खुद को क्या समझती हो? जब पहली बार आशीष वम ने किसी को अपना अपमान करते सुना तो उसके दिल की गहराइयों से क्रोध की लहर उमड़ पड़ी। क्या तुम मौत की तलाश में हो, बदबूदार सुरक्षा गार्ड? आशीष वम ने दहाड़ते हुए अपना हाथ घुमाया और एक हुक पंच मारा जो विवान के चेहरे पर तेजी से और भयंकर रूप से लगा। आशीष वम को बचपन से ही बूढ़े व्यक्ति द्वारा आमंत्रित प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि उसने प्रशिक्षण बंद कर दिया क्योंकि वो अधिक कठिनाई सहन नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी नींव बहुत अच्छी है ना? मुट्ठी को विवान पर एक दबंग बल के साथ फेंका गया था। विवान का शरीर सहज रूप से पीछे हट गया। यद्यपि पीछे हटने की उनकी मुद्रा थोड़ी अजीब थी, लेकिन कम से कम उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ और वे एक तरफ हट गए। झगड़ा हुआ था। विवान के पीछे हटने के बाद उसने अचानक उस दिशा से आती हुई आवाज सुनी। करीब से देखने पर उसने देखा कि अंकित कई सुरक्षा गार्डों के साथ भाग रहा था। जब सभी सुरक्षा गार्ड आ गए तो आशीष वम के पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपने सामने खड़े विवान को ठंडी निगाहों से देखा और कहा, बेटा, जरा रुको और देखो मैं तुम्हें कैसे मारता हूं। एक भद्दी टिप्पणी करने के बाद आशीष वम अपने सामने वाली जगुआर पर चढ़ गया, फिर एक दबंग यू टर्न लिया और तेजी से सड़क पर गाड़ी चला दी। विवान वहीं अकेला खड़ा रह गया। अंकित सुरक्षा गार्डों के साथ दौड़कर गया और विवान को देखा। विवान, क्या तुम ठीक हो? विवान ने धीरे से अपना सिर हिलाया। विवान आसपास के 6-7 सुरक्षा गार्डों को जानता था। वे गुप्ता के एंटरप्राइज के आंतरिक सुरक्षा गार्ड थे, लेकिन अंकित सुरक्षा दल का नेता था। वे अभी बाहर प्रशिक्षण ले रहे थे और उन्होंने विवान को किसी से झगड़ते देखा, इसलिए वे जल्दी से वहां पहुंच गए। विवान, तुम्हें आज आराम करना चाहिए। मैं अमित को तुम्हारी शिफ्ट लेने दूंगा। ये कहने के बाद अंकित ने अपना मोबाइल फोन निकाला और अमित को फोन किया और उसे आकर उसकी शिफ्ट लेने के लिए कहा। विवान ने अंकित को देखा, धन्यवाद कहा और फिर छात्रावास में लौट गया। थोड़ी देर बाद अंकित भी छात्रावास में लौट आया। विवान को बिस्तर पर हतप्रभ बैठे देखकर वह धीरे से उसके पास बैठ गया। उसने अपनी जेब से 5 रुपये का सिगरेट निकाला और विवान को थमा दिया। विवान ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया और अपने मुंह में डाल लिया। अंकित ने भी एक सिगरेट निकाली, उसे अपने मुंह में डाला और लाइटर क्लिक हुआ, एक नीली लौ निकली। फिर उसने उसे जलाया, एक गहरी सांस ली और उसके मुंह से एक मोटा धुआं निकला। विवान, आज क्या हुआ? उस आदमी ने हमला क्यों किया? अंकित लोहे के बिस्तर पर बैठी धूम्रपान कर रही थी और विवान को देख रही थी। विवान ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर नीचे किया और सिगरेट के 2 गहरे कश खींचे। विवान को चुप देखकर अंकित ने हल्की सी आह भरी। विवान, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए। याद रखना कि किसी भी काम को करने में पहले मत आना, खासकर हमारे जैसे लोगों के लिए जो अभी अभी देहात से बाहर आए हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि यह चकाचौंध भरा शहरी जीवन वास्तव में हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। ये अमीर लोग हमें परेशान करने और पैसे कमाने के लिए हर संभव तरीके से हमारा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और वे हमें नुकसान पहुंचाने की भी हर संभव कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, इस बार तुम गुप्ता परिवार की सबसे बड़ी महिला से मिली। क्या तुम्हारे आसपास अभी भी दोस्त हैं? वे या तो तुमसे ईर्ष्या करते हैं या वे तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। चाहे तुम अमीर हो या गरीब, उनकी नज़र में एक नीच व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकता जिसके पास उससे ज्यादा है। इसलिए विवान, तुम्हें याद रखना होगा कि कभी कभी तुम्हें कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए और दूसरों को भड़काना नहीं चाहिए, अन्यथा तुम निश्चित रूप से पीड़ित होगे और हम गरीब लोग पीड़ित होंगे। अंकित की बातें सुनकर विवान को पता नहीं चला कि उसके दिल की गहराइयों से एक अभूतपूर्व गुस्सा क्यों उमड़ पड़ा। भाई अंकित, क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? एक दिन मैं इन सभी कमीनों को अपने पैरों तले कर दूंगा और उनकी गर्दनों पर पैर रखूंगा। विवान के मुंह से एक एक करके भयंकर शब्द निकल रहे थे। उसकी मुठियां कसकर बंद थीं, उसकी भुजाओं की नीली नसें उभरी हुई थीं और उसकी डरावनी आंखें लोगों को क्रूर रूप दे रही थीं। अंकित को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन जब उसने विवान की आंखों को देखा तो उसका दिल अचानक सदमे से धड़क उठा। विवान, अब तुम क्या करने जा रहे हो? अंकित ने अचानक विवान को देखा और कहा।
विवान ने इस बारे में सोचा और गंभीरता से कहा, मैं अब सुरक्षा गार्ड नहीं बनना चाहता। जब अंकित ने ये कहा तो वो दंग रह गया। उसने आश्चर्य से विवान को देखा और कहा, सुरक्षा गार्ड नहीं? विवान, अगर आप सुरक्षा गार्ड के रूप में काम नहीं करते हैं तो आप और क्या कर सकते हैं? विवान ने सिगरेट का एक गहरा कश लिया और अपना सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि सुरक्षा गार्ड का काम वह रास्ता नहीं है जिसे मैं अपनाना चाहता हूँ। वो सच कहता है। जब वो पहली बार मुंबई पहुंचे तो उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। अंकित ने कुछ भी कहे बिना एक पल के लिए विराम लिया। थोड़ी देर बाद उसने अपने हाथ में सिगरेट का बट निकाला और उसे जमीन पर फेंक दिया। वो खड़ा हुआ और विवान के कंधे पर थपथपाया। सड़क तुम्हारे पैरों के नीचे है और तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथों में है। तुम जहां भी जाना चाहो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन फूलों और फूलों के इस शहर में तुम्हें बस सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा कहने के बाद अंकित छात्रावास से बाहर चला गया और विवान को छात्रावास में अकेला छोड़ दिया। आशीष वर्मा के चले जाने के बाद वो बहुत क्रोधित हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वर्मा परिवार का सबसे बड़ा बेटा एक सुरक्षा गार्ड से ईर्ष्या करने और उससे लड़ने तक की स्थिति में आ जाएगा। ये हास्यास्पद था। गुस्से में आकर उसने जल्दी से अपना ब्लूटूथ हेडसेट लगाया और गाड़ी चलाते हुए ही कुशलतापूर्वक फोन डायल कर दिया। अरे पीले बाल! जब दूसरे पक्ष ने आशीष वर्मा की आवाज सुनी तो उसने जल्दी से कहा, श्री वर्मा, मैंने बिजनेस यूनिवर्सिटी की कैंपस सुंदरी की जानकारी की जांच की है। वो अविवाहित है और उसके माता पिता श्रमिक हैं। पीले बालों वाले आदमी की बातें सुनकर आशीष वर्मा ने तुरंत उसे टोकते हुए कहा, चुप रहो और मेरी बात सुनो। मंगेश नाम के उस आदमी ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मेरी बात सुनो, अब से मेरे लिए कुछ क्रूर चरित्र ढूंढो। मैं उनमें से एक को नष्ट करना चाहता हूँ। तुम किसे मारने जा रहे हो? वहां खड़े पीले बालों वाले लड़के ने चतुराई से पूछा। उस अंधे कमीने को मार डालो, आशीष वर्मा ने गुस्से से कहा। दूसरी तरफ बैठा पीले बालों वाला आदमी तुरंत मुस्कुराया और बोला, युवा मास्टर वर्मा, इसकी चिंता मत करो। मेरे कुछ भाई हैं जो इन दिनों जेल से बाहर आए हैं और कुछ करने की तलाश में हैं। यह अच्छी बात है। आशीष वर्मा के चेहरे पर एक ठंडी झलक दिखाई दी। समय आने पर मैं तुम्हें उस आदमी का पता बता दूंगा। उसे अपंग बनाना याद रखना। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें अपंग बना दूंगा, आशीष वर्मा ने कठोरता से कहा। दूसरी तरफ से पीले बालों वाला आदमी जल्दी से बोला, चिंता मत करो युवा मास्टर वर्मा। मैं वादा करता हूं कि भाई आपके लिए इस मामले को आसानी से संभाल लेंगे। ऐसा कहने के बाद आशीष वर्मा ने अपने कान में लगा ब्लूटूथ हेडसेट निकाला और बुदबुदाया, तुम बदबूदार सुरक्षा गार्ड, रुको और देखो कि मैं इस बार तुम्हें कैसे मारने वाला हूं। दोपहर में आयुषी विवान को खोजने के लिए गुप्ता ग्रुप की ओर चली गई। जब विवान को सुरक्षा गार्ड ने बाहर बुलाया तो उसने आयुषी को देखा। हालांकि विवान आज विशेष रूप से खुश नहीं लग रहा था और उसका चेहरा बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। ये देखकर कि विवान दुखी दिख रहा है, आयुषी ने उसे हैरान होकर देखा और पूछा, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों दिख रहे हो? विवान बिना कुछ बोले चौक की ओर चल दिया। आयुषी ने उसका पीछा किया। तुम्हारे साथ क्या गलत है? आयुषी को ये कहते हुए सुनकर विवान अचानक मुड़ा और आयुषी को देखा और कहा, तुम बार बार मेरे पास क्यों आती हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य? आयुषी दंग रह गई जब उसने विवान को ये कहते सुना। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रही हूँ? आयुषी ने बादाम जैसी आंखें खोलकर कहा। विवान ने उसकी ओर देखा। है ना? मिस्टर विवान, कृपया ऐसे कठोर शब्द कहना बंद करें। ठीक है, आयुषी ने गुस्से से कहा। विवान ने ठंडी नाक से कहा, मैं विवान बस एक गरीब आदमी हूं जिसके पास कुछ भी नहीं है। आप जैसी अमीर और शक्तिशाली महिला बार बार मेरे पास कैसे आ सकती है? मुझे आज तक यह एहसास नहीं हुआ कि आप हमेशा से मेरा इस्तेमाल करते रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है तुम्हारा कि आज तुम समझ गए? आयुषी ने विवान को घूर कर देखा। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे और स्पष्ट कर दूं? आपने कहा था, मिस्टर विवान, अगर आपने आज मुझे ये बात स्पष्ट रूप से नहीं बताई तो मैं आपको कभी नहीं जाने दूंगी, आयुषी ने गुस्से से लाल होते हुए कहा। विवान ने अचानक कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हें इसे स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। आज सुबह एक आदमी बिना किसी स्पष्ट कारण के मेरे पास आया। उसने यहां तक कहा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। हाँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड होने का नाटक करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तुम मुझे इस तरह से चोट नहीं पहुंचा सकती, है ना? अगर मैंने सही अनुमान लगाया तो उस आदमी ने हमारे बारे में अफवाहें सुनी होंगी, इसलिए वो मुझे खोजने आया था, विवान दपे आ की मात्रा ओ ने कहा। आयुषी दंग रह गई जब उसने अचानक विवान को ये कहते सुना। किस तरह के लोग आपके पास आते हैं? एक आदमी जो अच्छी कार चलाता है, आलीशान कपड़े पहनता है और बहुत सुंदर दिखता है, विवान ने ठंडे स्वर में कहा। विवान के ऐसा कहने के बाद आयुषी गुप्ता को तुरंत आशीष वर्मा का ख्याल आया। यह वही है, यह वही होगा।
वो सचमुच आया था। जब उसे पता चला कि यह आशीष वम है तो उसका चेहरा किसी कारणवश बहुत उदास हो गया। इससे विवान, जो आयुषी को घूर रहा था, बेहद उदास हो गया और उसने खुद से सोचा, क्या वो वास्तव में मेरा इस्तेमाल कर रही है? मिस्टर विवान, इस बार आपको मेरी मदद करनी होगी। आयुषी ने उत्साह से आगे बढ़कर विवान की बांह पकड़ ली। इस कार्रवाई से विवान थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर उसने देखा कि विवान ने अचानक आयुषी की बाहों को अलग कर दिया। तुम अभी भी मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो, है ना? विवान ने गुस्से से कहा। जब आयुषी ने सुना कि विवान ने क्या कहा तो उसका सुंदर चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। मैंने नहीं किया। मैं तुम्हारा उपयोग कैसे कर सकता हूँ? मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो, आयुषी ने कहा। विवान ने लाल आंखों से उसे देखा। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? आयुषी ने शर्मिंदा होकर अपने पैर पटके। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह विवान को अपने बचपन की शादी के बारे में कैसे बताए। ये कैसा समाज है आजकल? बाल विवाह? पता चला कि मिस गुप्ता की सगाई बचपन से ही किसी से हो चुकी थी। अगर यह बात बाहर आ गई तो बहुत शर्मिंदगी होगी, इसलिए आयुषी विवान को बताना नहीं चाहती थी। तुम्हें बस मेरा नकली बॉयफ्रेंड बनना है, ठीक है? आयुषी ने दयनीय आंखों से विवान को देखा। लेकिन विवान ने हठपूर्वक अपना सिर हिलाया। मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैंने तुम अमीर लोगों को पहचान लिया है। तुम बस हमारा फायदा उठाते हो और हमारे साथ चालें चलते हो। इसके अलावा तुम और क्या कर सकते हो? विवान ने दहाड़ते हुए कहा। मैंने नहीं किया, आयुषी ने कहा, लेकिन विवान को उस पर भरोसा नहीं था। मैं आपकी मदद नहीं करूंगी। एक अमीर और शक्तिशाली महिला के रूप में आप किसी को भी अपना नकली प्रेमी बना सकती हैं। आपको मुझे क्यों ढूंढना पड़ा? क्या आपको लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूं और मेरे नाम विवान की वजह से मुझे आसानी से परेशान किया जा सकता है? विवान ने उग्रता से कहा। विवान के शब्दों का सामना करते हुए आयुषी को उस पर थोड़ा दया आई। आखिरकार एक तरह से आयुषी वास्तव में विवान का फायदा उठा रही थी। वो सिर्फ विवान को अपने नकली प्रेमी के रूप में इस्तेमाल करना चाहती थी और फिर वम परिवार के सबसे बड़े बेटे आशीष वम को हार मानने पर मजबूर करना चाहती थी। लेकिन उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि अगर ऐसा हुआ तो विवान को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। आयुषी ने विवान को देखा और बहुत देर तक चुप रही। अंत में वह खुद को रोक नहीं पाई और बोली, ठीक है, क्या तुम सच नहीं जानना चाहते? मैं तुम्हें सच बताऊंगी। आज जो आदमी आपसे मिलने आया है उसका नाम आशीष वम है। वो दूसरी पीढ़ी का अमीर है और वो एक कमीना और एक प्लेबॉय भी है। उसका परिवार मेरे गुप्ता परिवार से ज्यादा अमीर और शक्तिशाली है। 20 साल पहले हमारे परिवार को उनके परिवार ने मदद की थी, इसलिए हम आज जहां हैं वहां हैं। लेकिन उस समय मेरे पिता ने मेरे जन्म से पहले ही वम परिवार में मेरी शादी तय कर दी थी। 20 साल बीत चुके हैं। अगर मैंने विरोध नहीं किया होता तो मेरे पिता ने मेरी शादी उस कमीने, उस प्लेबॉय से कर दी होती। मैंने आपसे मदद मांगी थी ताकि आशीष वम मुझे छोड़ दे, उसे मुझसे शादी न करने दे और 20 साल पहले हमारे बीच हुए हास्यास्पद विवाह अनुबंध को नष्ट कर दे। क्या अब आपको समझ में आया? दहाड़ने के बाद आयुषी फूट फूट कर रोने लगी, मुड़ी और चली गई। आयुषी की बातें सुनने के बाद विवान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। तो सब कुछ ऐसा ही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह पहले भी घर से भाग चुकी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने कहा था कि वह चाहती है कि मैं उसका प्रेमी बनूं, लेकिन बाद में पता चला कि यह सब बाल विवाह के कारण हुआ था। विवान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर मुड़कर देखा तो पाया कि आयुषी पहले से ही कार में थी, गुनगुनाती हुई चली जा रही थी। अरे लड़की! विवान उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से जिद्दी लड़की पहले ही तेजी से भाग चुकी थी। विवान को थोड़ा अफसोस हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसने वाकई आयुषी को गलत समझा था। आयुषी की पीछे हटती पीठ को देखते हुए विवान मन ही मन सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। आज सुबह जो लड़का मुझे परेशान करने आया था उसका नाम आशीष वम निकला। उसके घमंडी रूप को देखते हुए वह निश्चित रूप से एक अच्छा लड़का नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि आयुषी उसका पीछा करने को तैयार नहीं थी। ऐसे दरिंदे को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके बारे में सोचने के बाद विवान ने अपना मन बनाया और छात्रावास की ओर चल दिया। रात के 11 बजे सेलिब्रिटी विला क्षेत्र, गुप्ता परिवार विला। मैंने केवल चमकती रोशनी देखी। अंदर बाहर अंगरक्षक तेजी से घूम रहे थे, मानो कुछ बड़ी घटना घट गई हो। ध्यान से अंदर देखने पर मैंने देखा कि सोहन गुप्ता बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था और बुदबुदा रहा था। ये लड़की रात में कहाँ जा सकती है? मैं उससे फोन पर बात नहीं कर पा रहा हूँ। यह वाकई चिंताजनक है। पता चला कि गुप्ता परिवार में कोई भी आधी रात को सो नहीं रहा था। इसका कारण ये था कि आयुषी गुप्ता गायब थी और उसका सेलफोन बंद था। पृथ्वी पर क्या चल रहा है? अतीत में आयुषी गुप्ता हमेशा बाहर जाने से पहले अपने पिता को नमस्ते कहती थी, चाहे वह रात में बाहर जा रही हो या दिन में।
लेकिन अब सोहन गुप्ता अपनी बेटी को नहीं ढूंढ पा रहा है, और जब उसने आयुषी गुप्ता के सेल फोन पर कॉल किया तो वो बंद था। अनिकेत, क्या तुम्हें अभी तक नहीं मिला? सोहन गुप्ता के मुंह से जोरदार दहाड़ निकली। अनिकेत जल्दी से दौड़कर आया और बोला, बॉस गुप्ता, मैंने आयुषी के कई दोस्तों को फोन किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि युवती कहाँ गई। जब सोहन गुप्ता ने सुना कि अनिकेत ने क्या कहा तो उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। ये लड़की और अधिक अभद्र होती जा रही है। आधी रात को एक लड़की बिना अंगरक्षक के कहाँ जा सकती है? सोहन गुप्ता ने चिंतित होकर कहा। उसके सामने खड़े अनिकेत ने थोड़ा सा मुंह बनाया। बॉस गुप्ता, मैं सोच रहा हूं कि क्या मुझे कंपनी में जाना चाहिए। कंपनी जा रहे हो? तुम कंपनी किस लिए जा रहे हो? सोहन गुप्ता ने पूछा। अनिकेत दपे आ की मात्रा और ने कहा, सुरक्षा गार्ड। जब अनिकेत ने सुरक्षा गार्ड का उल्लेख किया तो सोहन गुप्ता को अचानक याद आ गया। हाँ अनिकेत, आप बिल्कुल सही हैं। आयुषी पिछले 2 दिनों से अक्सर कंपनी जा रही है। मुझे लगता है कि वह आज सुबह कंपनी गई थी। कंपनी में जाओ और सुरक्षा गार्ड से पूछो। तुम्हें पता लगाना चाहिए कि आयुषी अब कहाँ है, सोहन गुप्ता दाव ने कहा। सोहन गुप्ता के ये कहने के बाद अनिकेत ने जल्दी से सिर हिलाया और पार्किंग स्थल की ओर भाग गया। थोड़ी देर बाद खड़ी ऑडी Q7 बहुत तेज गति से कंपनी की ओर चली गई। आयुषी गुप्ता कहाँ गई? क्या ऐसा हो सकता है कि सुबह विवान के साथ हुई बड़ी लड़ाई के बाद वह सचमुच गुस्से में था? छात्रावास में वापस आने के बाद विवान को थोड़ा पछतावा हुआ। आखिरकार आयुषी एक लड़की थी और उसके शब्द चोट पहुंचा सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, आयुषी उसका इस्तेमाल कर रही थी। यद्यपि इस बारे में सोचने के बाद उन्हें थोड़ा असहज महसूस हुआ, फिर भी वे आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गए और अन्य चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वो कैसे जान सकता था कि आयुषी इस बात से नाराज होगी। इस समय गुप्ता एंटरप्राइज बिल्डिंग की सभी लाइटें बंद कर दी गई थीं, सिवाय बाहर के सुरक्षा कक्ष की लाइट के जो अभी भी जल रही थी। इस समय एक तेज गति से ऑडी Q7 कार कंपनी की ओर आ रही थी। गुप्ता सर एंटरप्राइज के सिक्योरिटी रूम में बैठकर मोबाइल फोन पर इंटरनेट पर चैटिंग कर रहे सिक्योरिटी गार्ड को बाहर से किसी कार की आवाज सुनाई दी। उसने थोड़ा मुंह सिकोड़ा, जल्दी से फोन जेब में डाला और बाहर भागा। साथ ही वो अभी भी सोच रहा था कि आधी रात को कंपनी में कौन आया। जब मैं बाहर देखने के लिए दौड़ा तो मैंने देखा कि एक काले रंग की ऑडी Q7 कार फुफकारती हुई आवाज करती हुई इस ओर आ रही थी। जैसे ही कार का दरवाजा खुला, जोर से अनिकेत कार से बाहर कूद गया। जब सुरक्षा कक्ष से बाहर भागे सुरक्षा गार्ड ने देखा कि यह अनिकेत था तो उसने जल्दी से सम्मानपूर्वक कहा, मिस्टर अनिकेत। मिस्टर अनिकेत, आप कंपनी में इतनी देर से क्यों आ रहे हैं? सुरक्षा गार्ड ने पूछा। अनिकेत ने थोड़ा सिर हिलाया, अपनी आंखें उठाई और अपने सामने सुरक्षा गार्ड को देखा और कहा, विवान नाम का सुरक्षा गार्ड कहाँ है? उसके सामने खड़ा सुरक्षा गार्ड थोड़ा चौंक गया जब उसने अचानक श्री अनिकेत को विवान का नाम लेते सुना। शयनगृह में सो जाओ, उसे जल्दी से बाहर बुलाओ, अनिकेत दपे आ की मात्रा ओ ने कहा। वहां खड़ा सुरक्षा गार्ड एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर भी जल्दी से सिर हिलाया। ठीक है मिस्टर अनिकेत, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। इतना कहकर वो तेजी से तहखाने में बने शयनगृह की ओर भाग गया। विवान, जो छात्रावास में सो रहा था, ने अचानक छोटे लोहे के दरवाजे के बाहर एक धमाके की आवाज सुनी और कूद पड़ा। ऊपर की चारपाई पर अमित गहरी नींद में सो रहा था। जब उसने चिल्लाने की आवाज सुनी तो उसने अपना सिर रजाई से ढक लिया। अंकित उसके बगल में बिस्तर पर करवट बदल कर सोता रहा। केवल विवान ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और ऊपर चढ़ गया। उसने लोहे का गेट खोला, अपनी धुंधली आंखों को रगड़ा और दरवाजे के बाहर सुरक्षा गार्ड को देखा। विवान इस सुरक्षा गार्ड को जानता था, उसका नाम मोहन था। क्या हुआ? विवान ने उदास होकर पूछा। मोहन ने कहा, कंपनी से श्री अनिकेत आपसे मिलने आए हैं। मिस्टर अनिकेत? विवान दंग रह गया। क्या यह अनिकेत हो सकता है? वो आधी रात को मुझसे मिलने आया था। वो मुझसे क्या चाहता था? विवान ने उदास होकर पूछा। मोहन नाम के सुरक्षा गार्ड ने अपना सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता। मिस्टर अनिकेत अभी बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बेहतर होगा कि तुम बाहर जाकर देख लो। विवान ने इसके बारे में सोचा और सिर हिलाया। ठीक है, मैं कुछ कपड़े पहनूंगा और बाहर जाऊंगा। ये कहने के बाद वह तेजी से दौड़कर गया, एक शर्ट उठाई, उसे पहना और सुरक्षा गार्ड के पीछे तेजी से बाहर चला गया। जब विवान सुरक्षा गार्ड के बीच से निकलकर गुप्ता एंटरप्राइज के चौराहे पर पहुंचा तो उसने देखा कि अनिकेत ऑडी Q7 के बगल में खड़ा है और वह उसके पास चला गया। अनिकेत ने भी इस समय विवान को देखा और बड़े कदमों से उसकी ओर चला गया। तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हो? विवान के पास आने के बाद उसने अनिकेत को देखा और सीधे मुद्दे पर पूछा। सच कहूं तो उसके सामने अनिकेत के बारे में उसकी कोई अच्छी धारणा नहीं थी। उसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में अच्छी धारणा रखना अजीब होगा जिसने कभी उसे चोट पहुंचाई हो। उसके सामने खड़े अनिकेत को भी इसकी परवाह नहीं थी।
उसने विवान को घूरते हुए पूछा, क्या आज सबसे बड़ी महिला तुमसे मिलने आई थी? विवान थोड़ा हैरान हुआ जब उसने अनिकेत को ये कहते सुना, फिर सिर हिलाया और कहा, अच्छा, क्या गड़बड़ है? बड़ी महिला आधी रात को अभी तक वापस नहीं आई है। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ गई है? या उसने तुम्हें बताया कि वो कहाँ गई थी? अनिकेत ने विवान को देखा और पूछा, तुम इतनी रात को घर क्यों नहीं गए? विवान ने उदास होकर कहा, क्या वो अपनी सहेली या सहपाठी के घर गई थी? विवान ने पूछा। अनिकेत ने अपना सिर हिलाया। बड़ी महिला शायद ही कभी रात में बाहर जाती है। आमतौर पर जब वो बाहर जाती है तो वह अपने पिता श्री गुप्ता को बता देती है, लेकिन इस बार बड़ी महिला आधी रात को वापस नहीं लौटी है और उसका सेल फोन बंद है। हम अब बहुत चिंतित हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मुंबई एक बड़ा शहर है जहां हर तरह के लोग रहते हैं, खासकर रात में, इसलिए मैं आपसे पूछने के लिए यहां आया हूं, अनिकेत ने धीरे से कहा। अनिकेत के ये कहने के बाद विवान दंग रह गया। मैंने मन ही मन सोचा, अगर ये लड़की घर नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? क्या इसका कारण आज सुबह मेरा उससे हुआ बड़ा झगड़ा है? क्या वह नाराज है? विवान को अभी भी आयुषी की आवाज में वो अंतहीन निराशा याद है जब उसने वे अंतिम शब्द कहे थे। इस समय अनिकेत बिना पलक झपकाए विवान की आंखों को घूरता रहा। अनिकेत विवान की जटिल आंखों में कुछ अजीब देख सकता था। वह आज वास्तव में गुस्से में थी, लेकिन बाद में वह अकेले ही चली गई और मैंने उसे नहीं देखा, विवान ने सच्चाई से कहा। अनिकेत ने चुपचाप सिर हिलाया। ठीक है, मैं समझ गया। इतना कहने के बाद अनिकेत मुड़ा और जाने के लिए तैयार हो गया। तुम कहाँ जा रहे हो? विवान ने अनिकेत को देखा और पूछा। अनिकेत तपे ओ की मात्रा छोटा ओ ने कोई जवाब नहीं दिया और ठंडे स्वर में कहा, सबसे बड़ी महिला की तलाश है। ये कहने के बाद वह काले रंग की ऑडी Q7 में बैठ गया और तेजी से दूर चला गया। विवान उदास होकर चौक में अकेला खड़ा रह गया। आखिर ये लड़की कहाँ चली गई? अनिकेत ने अभी जो कहा वो बिल्कुल सही है। मुंबई वास्तव में एक अंतर्राष्ट्रीय महानगर है जहां सभी प्रकार के लोग रहते हैं। क्या होगा अगर इस लड़की का सामना पिछली बार की तरह एक गैंगस्टर से हो जाए जब वह रेसिंग कर रही थी? अगर उस लड़की को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। अगर उसने आज उससे झगड़ा नहीं किया होता तो वह नाराज नहीं होती और वह आधी रात को गायब नहीं होती। विवान जितना ज्यादा इस बारे में सोचता वो उतना ही उदास होता जाता और मुड़कर सुरक्षा कक्ष की ओर भागता। सुरक्षा कक्ष में खड़ा सुरक्षा गार्ड अभी भी आश्चर्यचकित था जब उसने विवान को आते देखा। विवान ने पास जाकर पूछा, अरे, क्या तुम्हें पता है कि रात में मुंबई में सबसे अधिक चहल पहल वाली जगह कहाँ है? पहरा दे रहा सुरक्षा गार्ड थोड़ा हैरान हुआ। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मुझे जल्दी बताओ, विवान ने गुस्से से कहा। सुरक्षा गार्ड हैरान रह गया। जिला 9, डिस्ट्रिक्ट 9? विवान ने जब सुरक्षा गार्ड से डिस्ट्रिक्ट 9 का जिक्र सुना तो वह थोड़ा हैरान हो गया। तुमने मुझसे झूठ तो नहीं बोला? विवान दपे आ की मात्रा ओ ने कहा। हे भगवान, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? डिस्ट्रिक्ट 9 रात में घूमने वालों की पसंदीदा जगह है। सुरक्षा गार्ड की बात सुनकर विवान मुड़ा और चौक की ओर भागा। विवान, तुम क्या कर रहे हो? उसके पीछे खड़े सुरक्षा गार्ड ने हताशा में पूछा। विवान ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वह तेजी से आगे भागा और भागते हुए उसने उत्तर दिया, किसी को ढूंढ रहा हूं।